Can you all see my screen? Yes, sir. Okay, so देखिए, these are the list of topics that I have planned that we are going to discuss. और हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं. VLAN, I think it can be able to be discussed in much more details. बट VLAN के बारे में जितना मैंने आपको लास्ट क्लास के लास्ट में भी बताया था उतना ही है. That you can divide VLAN into various parts. It will come in संदीप, आप मुझसे पूछ रहे थे कि ये इंटरफेस आपको कब मिलेगा. तो वही मैंने बताया था क्लास के स्टार्ट में कि यहाँ पर क्या है, इस इंटरफेस का जो खुद से सेल्फ रजिस्ट्रेशन है वो आई थिंक आपको नहीं करना चाहिए. और मेरी जो बात हुई है जूनिपर में वो ये है कि दे विल गिव मी द एक्सेस, बिकॉज जूनिपर के इसमें एडस्किल्स के थ्रू पहले बैच में जो टीचर्स ग्रुप है उसमें मैं वन ऑफ द फर्स्ट टीचर्स हूँ जिसको ये मतलब इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट मिला है दैट आई एम द JNCIA एसोसिएट. तो मुझे लगता है कि वो ये कह रहे हैं कि आई कैन दे विल गिव मी सम इंटरफेस बाय व्हिच आई कैन एनरोल ऑल ऑफ यू. तो आप लोग खुद से रजिस्ट्रेशन मत करिएगा, क्योंकि आई डोंट नो खुद से रजिस्टर करने का उसमें क्या इफेक्ट होता है. कहीं ऐसा ना हो कि आपको किसी और ईमेल आईडी से करना पड़ जाए, आपकी वो ईमेल आईडी वहाँ रजिस्टर हो जाए तो उसको रीयूज नहीं कर सकें. तो ये सब दिक्कतें हैं. और क्या है, ग्लोबल आईडी आपकी एक ही है, उसको हम इस तरीके से बार बार नहीं बना सकते कि एक और बना दिया. तो कोशिश करिए कि उसको अभी वेट करिए. एंड डोंट वरी, देखिए हर बार से पिछली बार कोहॉर्ट 2 में क्या हुआ था कि हम एज ए टीचर आपको बहुत से ट्रेनिंग्स में इनपुट नहीं दे पाए. ठीक है, और इस वजह से कोहॉर्ट 2 जो था उसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने खुद से किया, बहुत सारे बच्चों ने कंप्लीट नहीं किया अपना ये सब सर्टिफिकेशन एक्सेट्रा. कोहॉर्ट 1 में ये हुआ था कि हमने 2-3 ट्रेनिंग्स पे ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया था और बाकी सब चीज़ें छूट गई. एक्चुअली करने का तरीका वही रहेगा आगे से कि क्या होगा कि ये सोचने के चक्कर में कि हम सारे अकेडमी संभाल लें हर एक कोहॉर्ट में, उससे बेटर ये होगा कि हम एज अ कॉलेज एज अ डिपार्टमेंट 2 से 3 अकेडमीज पे कंसंट्रेट करें एक कोहॉर्ट में, फिर उसके अगले कोहॉर्ट में बाकी की 2-3, फिर बाकी के 2-3. तो वो बेटर रहेगा, वरना कोहॉर्ट 2 जैसा हो जाएगा. कोहॉर्ट 2 की एक प्रॉब्लम तो अपना टेक फेस्ट भी था कि आप लोग के यहाँ जो इवेंट हो गया था उस वजह से भी प्रॉब्लम्स हो गई थी. तुम लोग उसके में तो हम कितने बार क्या क्या बना डालते. तो ठीक है, तो इस बार हम लोगों ने खासतौर पर जूनिपर के 2 ट्रेनिंग्स और एक सेलेनियस और एक पालो अल्टो को ज़्यादा फोकस किया है, बिकॉज पिछली बार के कोहॉर्ट में और उसके पिछली बार में ये चीज़ें थोड़ा लेफ्ट आउट रह गई थी. एंड बिकॉज वी आर पेइंग फॉर ऑल दिस टाइप्स, कॉलेज इज पेइंग फॉर ऑल दिस टाइप्स, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी अकेडमी पीछे रह जाए. और सभी अकेडमी अपने आप में अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छी हैं, कंपनीज अपने टॉप में हैं जो ये कंपनीज ये सब ऑफर कर रही हैं. तो और आप एज ए फ्रेशर आपको इनमें से कोई एक चीज़ में डीपली जाना है, लेकिन इनमें से ऐसा नहीं है कि आप मैक्सिमम को वेस्ट कर दें. तो कोशिश ये करिए कि सभी अकेडमीज में जो जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही हैं या थोड़ा कम भी लग रही है, तो आप उनका एक फ्लेवर, उनका एक आइडिया लीजिए. दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू से. मैं जहाँ पर आप लोग ने कंटिन्यू छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करता हूँ. देखिए, मैं अगर आपको मेरा व्हाट्सएप ये है, इसमें ये JNCIA एजुकेटर बैच में हम लोग थे. अराउंड हाउ मेनी पीपल, 62 पार्टिसिपेंट्स. अमंग दीज देयर वर 2 to 3 people those who were from the trainer part. जैसे ये जो 2-3 एडमिन लोग हैं ये ट्रेनर्स थे हमारे, और बाकी सारे डिफरेंट टीचर्स. ये सारे टीचर्स हैं. इनमें से कुछ टीचर्स को हम पहचानते हैं कि वो ज्ञानगंगा के हैं, बाकी कुछ टीचर्स साउथ के हैं, कहीं के हैं, बट देयर आर अराउंड 60 टीचर्स हैं. ओके, सो आई एंड सम ऑफ देम हैव क्लियर्ड द सर्टिफाइड ग्लोबल एग्जामिनेशन, एंड दिस विवेक रंजन इज फ्रॉम एडिट स्किल्स, एंड देयर आर पीपल फ्रॉम जूनिपर एज वेल. तो
ये चीज़ हम लोग कैसे कंट्रोल होती हैं। तो आई एम एक्चुअली कंटिन्यूसली सेंडिंग what trainings I am doing, the screenshot, etc. And I am continuously touch with them. See the trainings plan. Please guide me how can I give access to the Juniper dashboard to my students. So don't worry, don't be like impatient. आप लोगों के लिए ये कर ही रहा हूँ मैं। और मान लीजिए कि हमारी ट्रेनिंग ओवर भी हो जाती है तो स्टिल वील बी इन टच। तो आप लोगों को ये ट्रेनिंग मेरे ख़त्म कर देने के बाद भी अगर ये एक्सेस मिलता है तो भी हम एक आध कोई सेशन ऐसा कर लेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, जिसमें मैं आप लोग को फिर से गाइड कर दूंगा कि इस डैशबोर्ड को, इस पोर्टल को कैसे यूज़ करना है। तो डोंट वरी अबाउट इट। तो एक्चुअली हम बिल्डिंग ईथरनेट लैन्स के लास्ट के फेज में थे, वेयर Earlier we learned that when a bridge receives a frame with a broadcast... Okay, about VLANs now they are going to explain to us what is happening that for example इसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन। इस बात को ध्यान दीजिएगा, कोलिजन डोमेन तो अलग चीज हो गई। कोलिजन डोमेन इन द सेम वेयर एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू एक्सेस वन मीडियम, है ना, वहाँ तो मजबूरी है, वहाँ तो करना ही है। लेकिन ब्रॉडकास्ट डोमेन किसको बोलते हैं? ब्रॉडकास्ट डोमेन उस नेटवर्क को बोलते हैं जहाँ पर अगर किसी कंप्यूटर ने इंटेंशनली ब्रॉडकास्ट किया। कैसे ब्रॉडकास्ट करते हैं? यूजिंग ऑल एफएफएफ, है ना। अगर मैंने एक डेटा पैकेट भेजा उसमें सारे एफ डाल दिए, मतलब ये ऑब्वियसली ब्रॉडकास्ट होगा। तो ब्रॉडकास्ट भी करना भी प्रॉब्लम है। अगर मैं ब्रॉडकास्ट करना चाहता हूँ और मेरा नेटवर्क जो है बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, तो ब्रॉडकास्ट करने से क्या होता है, एक ही डेटा पैकेट के बहुत सारी कॉपीज बन जाती हैं। एंड ब्रॉडकास्ट करना कई बार होता है इनसिक्योर, क्योंकि हम चाहते थे कि सब तक ना पहुंचे, कुछ तक पहुंचे, बट फिर भी मेरे को ब्रॉडकास्ट करना पड़ा। अगर ब्रॉडकास्ट नहीं करना है तो मुझे मल्टीकास्ट करना पड़ेगा। लेकिन देखिए ये 5 कंप्यूटर के साथ तो फिर भी इट्स ओके, बट अगर मैं 100 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है तो उन 100 कंप्यूटर्स को ब्रॉडकास्ट करने से तो उस नेटवर्क में ट्रैफिक पड़ेगा, और दूसरा कि इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑल 100 computers were the receivers that I intended. There might be some other people also which I don't want to send this data. So in that case what I can do, I can make virtual LAN. तो देखिए यहाँ पर virtual LAN को जो शो किया गया है, they have done it using color shading। ये देखिए क्या किया, मतलब डिवाइड एक्चुअली नहीं किया, कैसे किया, लॉजिकली किया। VLAN 1 में 3 कंप्यूटर्स को इंक्लूड कर दिया और VLAN 2 में 2 कंप्यूटर्स को इंक्लूड कर दिया। एक्चुअली स्विचेस को कंप्यूटर को इंक्लूड नहीं करना पड़ता, स्विच जो है अपने पोर्ट्स को इंक्लूड करता है। तो पोर्ट 2, पोर्ट 5, पोर्ट 4 दे बिलोंग टू वन वर्चुअल लैन, एंड द अदर 2 ports 1 and 3 दे बिलोंग टू वर्चुअल लैन 2। इससे फायदा क्या होता है कि जो भी डेटा पोर्ट 2 के थ्रू शेयर होगा, खासतौर पर जब वो ब्रॉडकास्ट होगा तो वो हमेशा पोर्ट 4 और पोर्ट 5 पे ही ब्रॉडकास्ट होगा। ठीक है, तो पोर्ट 2 से कुछ शेयर हुआ तो पोर्ट 5 पे ब्रॉडकास्ट होगा, पोर्ट 1 से कुछ ब्रॉडकास्ट हुआ तो पोर्ट 3 पे होगा। लेकिन इस वर्चुअल लैन का डेटा कभी भी दूसरे वर्चुअल लैन पे ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, हमने ब्रॉडकास्ट डोमेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्योंकि हम ब्रॉडकास्ट वैसे बहुत रेयरली करते हैं, लेकिन जब करते हैं और हम चाह रहे हैं कि वो ब्रॉडकास्ट सब तक ना पहुंचे, कुछ एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर तक पहुंचे, तो VLAN बनाने के हमारे पास में ऑप्शंस होते हैं। हम बहुत सारे VLAN बना सकते हैं। VLAN के काउंट की कोई लिमिट नहीं है। आई डोंट नो, आई थिंक 5-6 हज़ार VLAN हम बना सकते हैं। ठीक है, हर एक स्विच की अलग अलग लिमिट होती है, बट बिकॉज दीज VLANs आर लॉजिकल सो देयर इज नो लिमिट। हम एक कंप्यूटर को उसके अपने अपने VLAN में भी डाल सकते हैं, बट फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि फिर वो 2 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करने के लिए उनको राउटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। इस बात को समझिएगा, एक स्विच से अगर 10 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं और मैंने उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, VLAN 1 और VLAN 2, तो व्हाट विल हैपन, VLAN 1 और VLAN 2 आपस में कम्युनिकेट जब करेंगे तो वो राउटर के थ्रू ही कर पाएंगे। दे विल नॉट बी एबल टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद ईच अदर, बिकॉज वी हैव टोल्ड द स्विच टू मेक 2 डिफरेंट लैन्स। लैन का मतलब ही ये होता है कि 2 डिफरेंट कोलिजन डोमेन, 2 डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन, जहाँ पर उनका आपस में कनेक्शन कुछ स्पेशल तरीके से ही अलाउड हो, वरना नॉर्मली ना हो। ठीक है, तो हमने इसको इसलिए वर्चुअल लैन बोला।
देखिए स्विचेस का मैंने जैसे बताया था कि लिमिटेशन होती है कि जब वो ब्रॉडकास्ट करते हैं तो उनके ही डेटा की बहुत सारी कॉपी इधर उधर ब्रॉडकास्ट होती है, लेकिन स्विच की अच्छी बात ये है कि व्हेनेवर यू मेक अ नेटवर्क ऑफ स्विचेस दे फॉलो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एसटीपी। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है कि जब भी कोई डेटा कहीं जाता है तो वो एक ट्री फॉर्म करता है। तो ट्री ऐसी चीज़ होती है कि वो लूप कभी भी नहीं होती। तो जब आप ट्री फॉर्म करेंगे तो ये जो लिंक्स होते हैं वो एक लिंक हमेशा ऐसा डिलीट हो जाएगा या वहाँ पर डेटा नहीं जाएगा जहाँ पर लूप बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि लूप बनने से क्या होता है, ये प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका डेटा आप तक ही वापस आ जाएगा, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। अब यहाँ पर क्या है कि जब स्विचेस की लिमिटेशन क्या है, एक तो ससेप्टेबल टू लूप है, यहाँ पहला पॉइंट देखिए। दूसरा है कि मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट करने पे इसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, क्योंकि आप मल्टीकास्ट करते हैं तो आपके ही पैकेट बहुत सारी जगह पहुंच जाते हैं, जब ब्रॉडकास्ट करते हैं तो वो सब जगह पहुंच जाता है पैकेट। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपके कंप्यूटर्स जोग्राफिकली डिस्टेंस वाइज बहुत दूर दूर हो जाते हैं तब आप उनके बीच में लैंड फॉर्म नहीं कर पाते। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है राउटर्स। तो जब हमें लैन से बाहर निकलना होता है, जब हमें दो डिफरेंट लैंस को कनेक्ट करना होता है, या फिर मेरे ही ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क या मेरे ऑर्गेनाइजेशन का जो लैंड एरिया है वो इतना बड़ा होता है कि एक बिल्डिंग और दूसरे बिल्डिंग के बीच में आधा किलोमीटर की दूरी है, देन इन दैट केस आई हैव टू यूज राउटर्स टू कनेक्ट टू डिफरेंट लैंस, है ना। कई बार आईआईटीज, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, इन्फोसिस, टीसीएस, ये इतने बड़े होते हैं साइज में एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में कि उनको भी कई बार लैंड की जरूरत, राउटर्स की जरूरत पड़ती है। So two different buildings will be having two different LANs, and the connection between these two LANs has to be done separately in a special manner. ठीक है, तो जो राउटर्स हैं वो एक और डिवाइस आ गए हमारे सामने जो कि नेटवर्क लेयर को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं एक मिनट के लिए समराइज करना चाहता हूँ यूजिंग पेंट ब्रश। तो व्हाट वी हैव नाउ डिस्कस्ड इज कि हमारे पास में वैसा ही लेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, इस सब में अलग अलग लेयर्स के नाम हैं। वन इज फिजिकल, देन डेटा लिंक, फिर नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट। और एक काम करते हैं, हम काफ़ी देर से OSI लेयर के बारे में जब डिस्कस कर ही नहीं रहे हैं तो वाई शुड वी कंसिडर OSI लेयर, है ना। हम सीधे एप्लीकेशन लेयर की बात करते हैं। तो ये ऊपर की 2 लेयर्स हम डिलीटिंग नाउ। ठीक है, ये हमारा लेयरिंग मैकेनिज्म है। इसमें हमने ये देख लिया कि देयर आर डिवाइसेस डेडिकेटेड टू स्पेसिफिक वर्क्स। तो फिजिकल लेयर में कौन सा डिवाइस, डेटा लिंक लेयर में कौन सा डिवाइस और नेटवर्क लेयर में कौन सा डिवाइस? टेल मी सर। डेटा लिंक में ब्रिज होगा और स्विच होगा। करेक्ट, ब्रिज कॉमा स्विच। फिजिकल लेयर में कोई बताए? हाँ, करेक्ट, हाँ, बस हब ही है एक्चुअली। वायर लेयर को हम फिजिकल लेयर में डालते हैं, बट वो डिवाइस नहीं है ना। ये इंटरनेट वर्किंग डिवाइस की अगर बात करें, और यहाँ पर जो आने वाला है वो है राउटर। ठीक है, तो नीचे से शुरू किया जाए। और हाँ, एक चीज़ और एक्चुअली यहाँ पर जो है ना, ये लाइन बनाना इज समटाइम्स नॉट गुड, इज समटाइम्स वेरी नॉट गुड। तो मैं ये लाइन एक मिनट के लिए डिलीट कर रहा हूँ। हम ये नहीं बोल सकते कि राउटर जो है वो सिर्फ एक लेयर पे काम कर रहा है। एक्चुअली उसकी वर्किंग नीचे से स्पैन होती हुई अपने लेयर तक पहुंचती है जहां पर वो बिलोंग करता है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ करने वाला हूँ, यहाँ हो सकती है क्या? चलिए ऐसा कर देते हैं। राउटर जो है वो नीचे से 3 लेयर पे काम करता है। दैट वुड बी अ बेटर थिंग टू से। ठीक है, ऐसे ही जो ब्रिज है और स्विच है, दे वर्क ऑन द लास्ट 2 लेयर्स, और जो लास्ट लेयर पे काम करता है वो करता है हब।
ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो क्योंकि देखिए क्या है, हम ये देखते हैं ना कि हमारे पास में इंटेलिजेंस कहाँ से कहाँ तक है। तो मतलब जो राउटर है दे आर लाइक स्मॉल कंप्यूटर्स ओनली, दे हैव हार्डवेयर, दे हैव फर्मवेयर, दे हैव डिवाइस ड्राइवर, दे हैव सॉफ्टवेयर, दे हैव देयर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल। स्विचेस के पास भी छोटा मोटा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसमें वीलैन बना सकते हैं। वीलैन में मैं आपको बता दूं, उसमें हमें एक आर्टिफिशियल आईपी एड्रेस तक डालना पड़ता है। तो जैसे कोई बोले कि स्विच आईपी एड्रेस पहचानता है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, स्विच आईपी एड्रेस नहीं पहचानता, लेकिन अगर आप स्विच में वर्चुअल लैन कॉन्फ़िगर करते हो तो उसमें आपको आईपी एड्रेस देना पड़ता है, लेकिन वो भी ऑप्शनल है। कई बार वर्चुअल लैन को उनके यूनिक नाम से पहचाना जाता है। जैसे मैं अगर मेरे स्विच में मैं सेल्स नाम का एक वीलैन 1 बना देता हूँ तो उसको सेल्स नाम से स्विच पहचान जाता है, जरूरी नहीं है कि मुझे उसे एक आईपी एड्रेस देना पड़े। हाँ, लेकिन वीलैन 1 का एक काम और है कि एक स्विच है, मान लीजिए वो ग्लोबल कॉलेज में लगा हुआ है और मैं चाहता हूं कि मैं थ्रू इंटरनेट उस स्विच में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करूं, तब मुझे उस स्विच में एक वर्चुअल लैन का आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा। तब ये इकलौता ऐसा केस है जहां पर अगर मुझे किसी बहुत रिमोट एरिया से, बहुत दूर से इंटरनेट के थ्रू किसी स्विच को कॉन्फ़िगर करना है, तब मुझे उस स्विच में एक आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। उस आईपी एड्रेस के थ्रू मैं क्या कर पाऊंगा, मैं इंटरनेट के थ्रू स्विच को एक्सेस कर पाऊंगा। आप इतना समझ लीजिए, एक स्मॉल बॉटम लाइन है सबसे इम्पोर्टेंट, नो आईपी एड्रेस नो इंटरनेट। आईपी एड्रेस नहीं है तो इंटरनेट पॉसिबल नहीं, ठीक है। और आईपी एड्रेस के बिना तो इवन लैन भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन इंटरनली क्या होता है, आईपी एड्रेस हम सिर्फ एज ए यूजर डालते हैं हमारे कंप्यूटर को लैन का पार्ट बनाने के लिए, लेकिन जब इंटरनली लैन में आपस में बातचीत होती है तो आईपी एड्रेस सिर्फ एक जरिया होता है टू फाइंड आउट द मैक एड्रेस। Then once the MAC address is known to the switch, then IP address is discarded, is not used at all. ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगर मैं एक चौथा डिवाइस की अभी से बात करना चाहूँ, जो कि मैं ऐसे 4 लेयर की बात करता हूँ, तो ये डिवाइस जो कहलाते हैं दे आर कॉल्ड फायरवॉल्स। यू कैन से फायरवॉल्स। फायरवॉल जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट लेयर तक काम करते हैं, ठीक है। फायरवॉल भी करते हैं, कई बार गेटवेज भी करते हैं। और गेटवे, लेकिन नॉर्मली क्या होते हैं, गेटवेज आर लाइक कंप्यूटर्स, तो वो 5 लेयर पे काम करते हैं। 5 लेयर पे और कौन सी चीज काम कर सकती है बताइए? कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, है ना, या फिर हमारे जिनको हम टर्मिनल डिवाइसेस बोलते हैं, टर्मिनल, होस्ट। टर्मिनल और होस्ट जो है ना, इससे कभी कंफ्यूज मत होइएगा। टर्मिनल वर्ड और होस्ट वर्ड हम उस किसी भी डिवाइस, किसी भी मशीन के लिए बोलेंगे जो कि डेटा जनरेट करते हैं या डेटा को कंज्यूम करते हैं। जैसे प्रिंटर, प्रिंटर एक टर्मिनल है। प्रिंटर डेटा जनरेट नहीं करता है बट डेटा को कंज्यूम करके प्रिंट आउट निकालता है। ऐसे कंप्यूटर डेटा जनरेट भी करता है, डेटा को कंज्यूम भी करता है। तो टर्मिनल वर्ड, होस्ट वर्ड इन्हीं चीज़ों के लिए यूज होता है जो नेटवर्क के एकदम आखिरी में लगे होते हैं, जिनसे यूजर का इंटरेक्शन होता है, ठीक है। और ये जो सारी चीजें हैं, फायरवॉल, राउटर, ब्रिज, स्विच, हब, ये सारे इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस, ठीक है। फायरवॉल उतना ज्यादा नहीं है, फायरवॉल क्या होता है, ये फायरवॉल और चीजों से कनेक्ट नहीं करता, फायरवॉल आपके कंप्यूटर से सीधे कनेक्ट होता है, ठीक है। तो फायरवॉल भी बहुत ज्यादा इंटर नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, बट राउटर, ब्रिज, स्विच, हब, ये 4-5 चीजें जो हैं ये इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। तो हमारे पास में 2 ही कैटेगरी है डिवाइसेस की, एक कहलाती है इंटर नेटवर्किंग डिवाइस और एक कहलाती है टर्मिनल डिवाइसेस, ठीक है। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटी सी डिटेल आती है कि वायरलेस लैन क्या होते हैं, ठीक है। वायरलेस लैन जो हैं दे आर लाइक लैन्स ओनली, बट देयर मीडियम ऑफ कनेक्शन इज फ्री स्पेस। वायरलेस लैन में, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलिए। सर, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ टर्मिनल डिवाइसेस? Terminal devices are any device which is having internet enabled, which are internet enabled. For example, a projector which is internet enabled. ऐसा प्रोजेक्टर जिसमें लैन केबल कनेक्ट हो जाता हो, और होते हैं ऐसे प्रोजेक्टर। और इवन लैन केबल ना भी होता हो तो आप उसको वो क्या HDMI पोर्ट से भी तो कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि प्रोजेक्टर हो गया, और कंप्यूटर, PC, मोबाइल फोन, प्रिंटर्स, ये सारे टर्मिनल डिवाइसेस हैं। टर्मिनल का जो डिक्शनरी मीनिंग है क्या है, आखिरी चीज, राइट। वहां पर डेटा जाके रुक जाता है, अगर आ रहा है तो रुक जाता है, और जा रहा है तो वहीं से निकलता है, राइट। समझ में आई ये बात?
What Yes, are sir. Sir, Thank you. like human brain. Yes, correct. Human brain is like a place from where the data or information is generated and where the data information is consumed. हाँ ठीक है, कह सकते हैं बिल्कुल। और जो इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस हैं वो एक रिले की तरह काम करते हैं। उनका काम है सिर्फ डेटा को लेना और उनके इंटेलिजेंस के हिसाब से कहीं और फॉरवर्ड कर देना। वो डेटा के साथ कोई भी ऐसा इंटेलिजेंट काम या डेटा से कुछ इंटरप्रेट करना, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना, ये सब काम वो नहीं कर पाते हैं। तो वायरलेस लैन क्या होते हैं? जो वायरलेस इनेबल्ड इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि मान लो एक राउटर ही है या एक स्विच है जिसमें वायरलेस के ये दो एंटीना लगे हुए हैं। तो होगा क्या कि किसी भी इस टाइप के राउटर में, स्विच में, जिसमें वायरलेस की फंक्शनैलिटी इनेबल होती है, तो उसमें थोड़ा बहुत वो भी होते हैं, लैन के पोर्ट्स भी होते हैं, ठीक है, ईथरनेट पोर्ट्स होते हैं। तो उनमें वायर्ड डिवाइसेस भी कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि आप ये देख लो, ये कंप्यूटर और ये लैपटॉप जो है ये कनेक्टेड है। और उसके अलावा ये मोबाइल फ़ोन और ये लैपटॉप जो है ये वाईफाई से कनेक्टेड है, वायरलेस लैन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो वायरलेस लैन की एक वही प्रॉब्लम है जो कि नॉर्मल किसी भी एक कॉमन मीडियम की प्रॉब्लम होती है, कि जैसे मैं अभी आपने देखा ना, ईथरनेट जो बस टोपोलॉजी से कनेक्टेड था, उसमें एक ही वायर था, उसमें 4-5 कंप्यूटर्स कनेक्टेड थे। तो वो प्रॉब्लम क्या होती है? वो क्या होता है कि उसमें एक कंप्यूटर अगर कुछ भेज रहा है, उस सेम बस में कोई दूसरा कंप्यूटर नहीं भेज सकता। यही सेम चीज़ वाईफाई के साथ या वायरलेस कम्युनिकेशन के साथ भी आती है। वो अभी अपन देखेंगे कैसे। तो देखिए ये क्या है, वायरलेस लैन के लिए एक्सपेंशन कार्ड्स आते हैं, नेटवर्क अडेप्टर, इसमें मतलब आपके मदरबोर्ड में लैपटॉप के वो भी वाईफाई वाले अडेप्टर्स होते हैं, प्लस मोबाइल फ़ोन में भी वाईफाई अडेप्टर्स होते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स होते हैं, और अलग से भी ये डोंगल्स आते हैं, है ना। आप लोग जब जियो का कुछ यूज़ करते हैं डोंगल, तो इस तरीके के पेन ड्राइव टाइप की चीज़ें यूएसबी इंटरफेस पे लगा देते हैं। सर हाँ सर, जैसे जब हम लैन पढ़ रहे थे, वायर वाला लैन, तो उसकी जो लेंथ होती थी वो 100 मीटर होती थी। हाँ सर, अब वायरलेस लैन पढ़ रहे हैं तो इसकी भी कुछ लेंथ वगैरह होगी, कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है? बिल्कुल बिल्कुल, लेंथ होती है, अभी वो आएगी भी, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि वो कंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, उसमें टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या कंट्रोल करती है। अगर वो बोलती है कि वाईफाई जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे चलता है, इसकी रेंज जो है वो 10 मीटर ही होनी चाहिए, तो हर एक डिवाइस मैन्युफैक्चरर को इस बात की केयर करनी पड़ेगी कि वो 10 मीटर ही रहे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, तो आप कितनी दूर जाते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से कि आपको वाईफाई की कवरेज मिलना बंद हो जाते हैं। तो वो उस एंटेना की एक रेंज है। अब आप लोग सब जो ईसी वाले वो जानते हो कि आप जितना पावर डालोगे किसी ट्रांसमीटर में, उतनी दूर तक उसका रेडिएशन जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि हम पावर बढ़ा के रेडिएशन तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड डिवाइसेस होते हैं उनमें पावर बढ़ाने की हमको कोई फैसिलिटी दी नहीं जाती। क्यों नहीं दी जाती है? बिकॉज आप पावर बढ़ाएंगे तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का रेडिएशन इज हार्मफुल। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का रेडिएशन एक स्पेसिफिक पावर से ज़्यादा अगर ट्रांसमिट किया जाएगा, तो आपके कमरे में, आपके घर में 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एक पावरफुल स्ट्रेंथ वाला पूरे में घूमेगा और आपको पता नहीं चलेगा। आपको कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि बार बार सर दर्द कर रहा है, किसी को लगेगा कि कुछ अजीब सा हो रहा है, वॉमिटिंग लग रही है या कुछ नॉजिया फील हो रहा है। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एक अच्छी खासी फ्रिक्वेंसी है। उसको अगर एक ज़रूरत से ज़्यादा पावर के साथ ट्रांसमिट किया जाएगा तो प्रॉब्लम क्या जाएगी? प्रॉब्लम जाएगी ह्यूमन ब्रेन में और ह्यूमन चीज़ों में, है ना। इट माइट। तो सर, फिर वायरलेस लैन तो मतलब वायर के कंपैरिजन में अच्छा नहीं है? देखिए, अच्छा इसलिए है क्योंकि आप मोबाइल फ़ोन लेके कम से कम अपने घर में तो घूम सकते हो। जहाँ जहाँ पर वाईफाई का कवरेज आ रहा है, तो आप एक डिवाइस को लेके पूरे में घूम सकते हो। इसको ऐसा मानिए कि जब कभी घरों में लैंडलाइन होता था तो अचानक से कॉर्डलेस फ़ोन आ गए, तो लोगों को ये बड़ा अच्छा लगता था कि मुझे वायर पकड़ के नहीं बैठना है पूरे टाइम हैंडसेट का, मैं अपने कॉर्डलेस फ़ोन को इधर से उधर लेके घूम सकता हूँ। ये सेम चीज़ जो है ये वाईफाई से भी आई कि आप कम से कम 10 से 15 या 20-30 मीटर के अराउंड उस वाईफाई के कवरेज में घूम सकते हो। तो एक मोबाइल डिवाइस को अगर आप लेके घूम नहीं पाए, थोड़ा बहुत मूवमेंट नहीं कर पाए, तो उस वायरलेस डिवाइस का मतलब क्या निकला? तो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी एक वर्क डेस्क बनी और आपको पूरे टाइम वहीं बैठना पड़े। इनमें खुद में बैटरीज होती हैं और इनमें वाईफाई इनेबल्ड होते हैं ये डिवाइसेस, तो यू शुड बी एबल टू टेक देम अवे। और जहाँ तक अभी बोल रहे हो कि ख़राब है, तो ख़राब इसलिए नहीं है बिकॉज इसको प्रॉपरली टेस्टिंग करके जब वाईफाई इन्वेंट हुआ, वायरलेस लैन इन्वेंट हुआ, तो ये चीज़ तय की गई कि कितना पावर ट्रांसमिट करने से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा।
तो 2.4 गीगाहर्ट्ज जो है वो माइक्रोवेव ओवन में यूज होता है, बट वो क्या होता है, एक छोटा सा बॉक्स होता है माइक्रोवेव ओवन, उसमें बार बार ये रेडिएशन रिफ्लेक्ट होते हैं, तो वो पावरफुल बन जाते हैं और खाने को पका देते हैं, राइट। लेकिन अगर यही वाईफाई थोड़ा सा कम इंटेंसिटी से एक बड़े से कमरे में, एक बड़े से घर में रेडिएट किया जाता है, तो इट इज नॉट एट ऑल हार्मफुल 2.4 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। तो अच्छा है, क्यों? क्योंकि हमें मोबिलिटी चाहिए, हमारे पास में ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं जो कि मोबाइल हैं। और बुरा इन द सेंस इसलिए कि हमें कह सकते हो कि वाईफाई में जो सिग्नल है उसमें थोड़ी रिलायबिलिटी वायर्ड से कम होती है। जैसे जो पैकेट्स एक्सेट्रा होते हैं ना, अगर मान लीजिए वाईफाई से 4-5 लोग कनेक्टेड हैं आपके ही मॉडेम से, तो उनको थोड़ा सा पैकेट लॉस ज़्यादा झेलना पड़ेगा एज कम्पेयर टू वायर्ड, क्योंकि जब चीज़ें हवा में ट्रैवल करती हैं तो उसको बाहर का इंटरफेरेंस और हर चीज़ का बहुत सामना करना पड़ता है, तो दैट्स वाई, ठीक है। तो वाईफाई के अपने नुकसान हैं, इट इज़ नॉट वेरी वेरी रिलायबल, और इसके बहुत बड़े फायदे ये हैं कि आप उसको जो भी चीज़ वाईफाई इनेबल्ड है उसको आप लेके मूव कर सकते हो। मोबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी इंसान को, इसलिए वाईफाई भी इतना फेमस है। जो WLAN है, वायरलेस लैन, देयर आर 3 टाइप्स, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पर ऑटोनोमस, सेंट्रलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, सब हैं। आदित्य, आर यू लिसनिंग? विपिन, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। छाया, छाया है देयर? ओके, हाँ, जितने भी लोग हैं प्लीज पे अटेंशन, ऑल ऑफ यू आस्क क्वेश्चंस, अदरवाइज यू विल गेट बोर्ड। आप अपने घर के कंफर्ट में हैं अगर, तो आपको तो अटेंटिव होना बहुत ज़रूरी है, ओके, वरना आप मेरी बात सुनते सुनते सो जाएंगे, ओके। तो देखिए ऑटोनोमस WLAN क्या होता है। ऑटोनोमस WLAN का एग्जांपल ये है कि वो WLAN, वो वाईफाई एक्सेस पॉइंट जहाँ पर आप बहुत सारे कनेक्शन एक साथ कर पाओ, उसमें खुद की इंटेलिजेंस हो, जैसे कि जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जियो ने जो मुझे ये मॉडल प्रोवाइड किया, तो ये मॉडल जो है ये है, इसको बोल सकते हैं फैट एक्सेस पॉइंट। फैट एक्सेस पॉइंट जो है वो सारी फंक्शनैलिटी, वायरलेस लैन की सारी फंक्शनैलिटी उसको आती हैं, और वो मतलब प्रॉपर्ली किसी भी यूज़र के किसी भी वाईफाई डिवाइस के डेटा को लेता है, उसको फॉरवर्ड करता है कहीं पर, प्लस उसका रिप्लाई करता है कि हमने आपका डेटा प्रॉपर्ली फॉरवर्ड कर दिया। तो अगर कोई बोले ऑटोनोमस WLAN का एग्जांपल, मतलब वो सारे वाईफाई मॉडेम जो आपके घरों में एयरटेल, जियो, BSNL ने लगा दिए, ठीक है। वो डिवाइसेस थोड़ा महंगे होते हैं, 2500 तक के होते हैं, 3000 तक के होते हैं। उनमें आप वाईफाई का पासवर्ड सेट कर सकते हो, आपको उसके अंदर जाके उसके इंटरफेस में आप किसी कंप्यूटर, किसी मोबाइल, लैपटॉप को ब्लॉक कर सकते हो उसके मैक एड्रेस के बेसिस पे। तो इसमें प्रॉपर पूरी फंक्शनैलिटी होती है जो WLAN ने दी हुई, ओके। और एक चीज़ क्या होती है कि एक होता है फैट एक्सेस पॉइंट जिसमें सारी फंक्शनैलिटी होती है। अब क्या होता है, अगर किसी को मान लो इस टाइप के महंगे महंगे राउटर की मदद से एक बड़ी सी बिल्डिंग में वाईफाई देना हो, तो उसके लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा कि वो 3-3 हज़ार के 10 ऐसे मॉडल खरीदे, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक फैट एक्सेस पॉइंट लेके, एक बड़ा एक्सेस पॉइंट लेके, है ना, एक बड़ा स्विच राउटर लेके जो कि वाईफाई इनेबल्ड होगा, उसकी मदद से सस्ते वाले 2-3 राउटर्स को ले ले, ठीक है। तो सेंट्रलाइज्ड WLAN आर्किटेक्चर कैसा होता है कि उसमें आप एक बड़ा सा एक्सेस पॉइंट लेते हो और फिर उसको कहीं पर अपनी बिल्डिंग के सेंटर में लगा देते हो, और फिर उसके कवरेज में छोटे छोटे सस्ते वाले जो एक्सेस पॉइंट्स होते हैं, जिनको कि थिन एक्सेस पॉइंट्स बोलते हैं, वो सस्ते भी होते हैं, उनके पास फंक्शनैलिटी भी कम होती है। वो किससे कंट्रोल होते हैं, वो मेन एक्सेस पॉइंट से कंट्रोल होते हैं। मतलब अगर मैंने मेन एक्सेस पॉइंट में एक पासवर्ड सेट कर दिया जो है 123 मेरा वाईफाई का पासवर्ड है, तो वो सारे जो एक्सेस पॉइंट है उस पासवर्ड को ले लेते हैं, उनको अलग से पासवर्ड सेट करने का कोई परमिशन नहीं होती है, ना ही उनके पास कोई ऐसी इंटेलिजेंस होती है वो किसी को एक्सेस को ब्लॉक कर दें, किसी को अलाउ कर दें, वो सारी चीज़ें,
ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सेंट्रलाइज्ड WLAN, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम एक मेन एक्सेस पॉइंट की मदद से बहुत सारे छोटे छोटे एक्सेस पॉइंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, बिल्डिंग्स में, जहाँ पर आप एक बिल्डिंग में 2 या 3 फैट लैन लगा सकते हो, फैट AP लगा सकते हो, लेकिन बाकी जगह जहाँ पर आपको 10-15 की जरूरत है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्री टाइप का बनाना पड़ेगा जिसके जो छोटे छोटे एक्सेस पॉइंट हैं वो सब किसी मेन एक्सेस पॉइंट से कंट्रोल होते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है कॉस्ट, और बहुत ज़्यादा रीजन नहीं है। ठीक है, तो ऑटोनोमस WLAN जो है वो एंटरप्राइज सेक्टर के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन घरेलू कामों के लिए जैसे हमारा एक्सेस पॉइंट है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो वही जो मैं आपको बता रहा था कि एक कंप्यूटर से जो है 10 फैट एक्सेस पॉइंट मैंने कनेक्ट कर दिया, तो इट विल बी वेरी वेरी कॉस्टली अफेयर। तो आपको ये करना पड़ेगा, है ना, सेंट्रलाइज्ड एक्सेस पॉइंट का आपको सिस्टम चालू करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपके लैन को थोड़ा सा और कह सकते हो स्ट्रेच कर देता है ना, वरना आप ये देख ही रहे हो 10-15 मीटर की रेंज है अगर, तो एक एक्सेस पॉइंट कितने लोगों को अपना एक्सेस देगा। तो आपको इस तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हो। देखिए जो मैं आपको बता रहा था जस्ट पहले, ये क्या क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है फैट एक्सेस पॉइंट, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, कैसे आपको पासवर्ड सिक्योरिटी देता है, WPA2 WPA, आप अपना वाईफाई का पासवर्ड सेट कर सकते हो। सिमिलरली आपका जो मोबाइल फोन है ना वो भी फैट एक्सेस पॉइंट है, आपको 2-3 फीचर्स तो मिलते हैं। आप अपना वाईफाई एक्सेस पॉइंट ऑन करिए, हॉटस्पॉट ऑन करिए मोबाइल का, और आप जाके सेटिंग्स में देखेंगे तो आप 2.4 गीगाहर्ट्ज की 5 गीगाहर्ट्ज कौन सा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो वो सेट कर सकते हो, आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। आप ये देख सकते हो कि आपका हॉटस्पॉट कौन कौन यूज कर रहा है, उनमें से एक आध को आप ब्लॉक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों की और इससे ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड होती हैं एक अच्छे वाईफाई एक्सेस पॉइंट में। एक लास्ट तरीका होता है, पहला देखा था ऑटोनोमस, दूसरा देखा सेंट्रलाइज्ड, तीसरा क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, एवरी एक्सेस पॉइंट इज इंडिपेंडेंट एंड दे कैन फॉर्म अ कनेक्शन विद द अदर एक्सेस पॉइंट। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा टफ और सबसे ज़्यादा कंट्रोल्ड वे होता है, क्योंकि आपको क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, आपके सारे एक्सेस पॉइंट जो भी एक नेटवर्क के अंदर हैं दे शुड आइडेंटिफाई ईच अदर। इसको ऐसा समझिए कि आपके पास एक वाईफाई राउटर है और वो दूसरे वाईफाई राउटर का कवरेज को पहचान जाए, उससे कनेक्ट हो जाए। इसको ऐसा समझिएगा, या इसको ऐसा समझिए कि फॉर एग्जांपल आप 5-6 लोग हैं, आप सबने हॉटस्पॉट ऑन कर लिया और आप लोग का हॉटस्पॉट आपस में एक दूसरे को पहचाने और खुद का एक नेटवर्क बना ले। That is a very special thing and that happens usually in military cases. ठीक है, रिसर्च केसेस में फॉर एग्जांपल आजकल के रिसर्च में ये होता है कि एक बॉडी एरिया नेटवर्क बन गया है या सेंसर एरिया नेटवर्क बन जाता है, जिसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप लोग कभी सॉइल मॉइस्चर सेंसर बनाते हैं और ये देखते हैं कि हाँ भाई एक छोटे से लैंड के एरिया में जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर है कि नहीं, और आप ये बताते हैं जब वो सूख जाता है तो एक अलग आप सिग्नल दे देते हो, जब वो वेट रहता है तो आप अलग बता देते हो और सेंसर को पता चल जाता है कि हाँ मतलब हम क्या करते हैं, मोटर ऑन कर देते हैं, सेंसर बता देता है कि सॉइल इज ड्राई और हम मोटर ऑन कर देते हैं और पानी हो जाता है। तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, लेकिन आप इमेजिन करो कि ये प्रोजेक्ट अगर मैं रियल में किसी खेत में लगाता हूँ तो खेत तो कई एकड़ के होते हैं, तो मैं एक छोटा सा डिवाइस अगर खेत के एक कोने में लगा देता हूँ तो वो कोना ये थोड़ी ना इस बात का सैंपल है कि पूरा खेत सूखा है या पूरा खेत गीला है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे छोटे छोटे डिवाइस का पूरा नेटवर्क बनाना पड़ेगा, हमें सेंसर का नेटवर्क बनाना पड़ेगा और वो नेटवर्क ऑब्वियसली वायरलेस होना चाहिए, क्योंकि वायर्ड होगा तो आपके पूरे खेत में वायर जुड़ जाएंगे। तो ऐसे सेंसर्स का नेटवर्क, ऐसे एक्सेस पॉइंट का नेटवर्क जहाँ पे वायर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इवन इन मिलिट्री लाइक पीपल आर आइदर ऑन द टॉप ऑफ अ हिल और दे आर अंडर वाटर, नेवी में कुछ है, तो ये सब जो नेटवर्क बनते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बनते हैं, इनके एक्सेस पॉइंट दे आर केपेबल ऑफ dynamically changing their connection and being connected to each other। तो ये 4 एक्सेस पॉइंट हैं, जैसे पास आएंगे तो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे और इनमें से एक आध एक्सेस पॉइंट भी मान लीजिए 1 किलोमीटर दूर चला गया तो अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, एक कनेक्शन पूरा करने के लिए जो बचा हुआ जो पोर्शन है वो अपने आप दूसरा उससे कनेक्ट हो जाएगा। तो कोशिश ये की जाती है इनके एल्गोरिदम में कि आपके जितने भी एक्सेस पॉइंट हैं उनमें से कोई भी अनकनेक्टेड ना छूटे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो नेटवर्क का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ वायरलेस लैन हो गया। बाद में क्या हुआ, वायरलेस लैन तो शुरू में जब स्टार्ट हुआ था ना तो वो बहुत कह सकते हो कमर्शियल पर्पस और मिलिट्री पर्पस के लिए स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद उसको जब 802.11 के अंदर लाया गया और उसको थोड़ा सा कमर्शियलाइज या ब्रांड बना दिया गया तो उसको वाईफाई बोलने लग गए,
है ना। तो 1997 तक हम जो डब्ल्यू लैन था उसको डब्ल्यू लैन बोलते थे, वायरलेस लैन बोलते थे। लेकिन जब उसको पब्लिक के अमंग लाया गया और जब उसकी ब्रांडिंग की गई, बोला गया कि ओके यू शुड यूज दिस, इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी, तो उसको नया नाम दे दिया वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म कौन बताएगा? वायरलेस फिडेलिटी। करेक्ट, वायरलेस फिडेलिटी। फिडेलिटी का डिक्शनरी मीनिंग आई बिलीव मुझे याद होता है भरोसेमंद, है ना, भरोसेमंद होना। तो ऐसे लाईफाई, वाईफाई, माईफाई, बहुत सारी चीजें होती हैं। जितनी भी वायरलेस चीजें हैं ना, उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये प्रॉमिस किया जाए कि ये भरोसेमंद है। तो लाइट फिडेलिटी मतलब जो आपकी विजिबल लाइट है उसके थ्रू जो कम्युनिकेशन हुआ उसको ब्रांड दे दिया लाईफाई। माइक्रोवेव के लिए जो कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ उसको माईफाई नाम दे दिया, और ये वायरलेस के लिए वाईफाई नाम दे दिया। अब आप सभी लोग, हम लोग जितने भी लोग हैं, हम लोग वायरलेस लाइन को वाईफाई के नाम से जानते हैं क्योंकि उसकी ब्रांडिंग इस तरीके से कर दी गई। ठीक है, अभी जो वाईफाई के करंट स्टैंडर्ड चल रहे हैं, रहेगा तो 802.11 ही, बट उसमें ये और जो नए नए कह सकते हैं फीचर्स ऐड होते जाते हैं, तो उसमें ABGNAC, तो अभी जो करंटली चल रहा है वो 802.11 AC चल रहा है। ये जो ABGAC है ये क्या करते हैं नॉर्मली? ये एक तो पहले बात डेटा की स्पीड बढ़ाते हैं, वाईफाई की बैंडविड्थ बढ़ाते हैं, सिक्योरिटी बढ़ाते हैं, और जैसे जैसे ये इन्वेंशंस होती जाती हैं तो इनको नए नए स्टैंडर्ड दे दिए जाते हैं। अगर कोई पूछे कि IEEE 802.11 किस कैटेगरी में आता है, तो बताओ किस कैटेगरी में आता है? फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क, कुछ और? वाईफाई किस कैटेगरी में आएगा? टेल मी। वाईफाई नेटवर्क लेयर में आएगा। नहीं बेटा, वाईफाई नेटवर्क लेयर में इसलिए नहीं आएगा। देखो, नेटवर्क लेयर में वो चीजें आती हैं जो दो लैंस को कनेक्ट करती हैं। जो खुद लैन का हिस्सा होती हैं वो कभी भी नेटवर्क लेयर की कैटेगरी में नहीं आएंगी। तो आप इतना समझना कि लोकल एरिया नेटवर्क की जब तक बात हो रही है, आप डेटा लिंक लेयर उसके नीचे ही है। ठीक है, तो डब्ल्यू लैन या फिर अगर उसको बोला जाए 802.11, इट कम्स अंडर अप टू डेटा लिंक। क्योंकि देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका एक और नाम है जो आप याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, डेटा लिंक। देखिए, वाईफाई हो गया, लैंड केबल हो गया, ब्लूटूथ हो गया, इनके लिए एक नाम यूज होता है, इसको बोला जाता है लास्ट माइल कनेक्शन। लास्ट माइल कनेक्शन समझिएगा। लास्ट माइल कनेक्शन कैसा होता है? लास्ट माइल कनेक्शन ऐसा होता है कि एक बंदा है, भोपाल से निकला, उसने अपने घर की कॉलोनी का रोड क्रॉस की, फिर उसके बाद में सिटी की रोड क्रॉस की, फिर वो बाईपास में गया, है ना, मेन जो हाईवे है उस पर गया, फिर वो जबलपुर सिटी में एंटर किया, जबलपुर सिटी की सिटीज के रास्ते क्रॉस किया, फिर वो जिसके यहाँ जा रहा है उसकी कॉलोनी की रोड को क्रॉस किया। तो जो कॉलोनी की रोड है ना, जो आपको घर तक पहुंचा रही है, वो लास्ट माइल कनेक्शन है। टेल मी, ये मेरा एग्जांपल आप लोगों को अगर कंफ्यूजिंग लगा या समझ में आया? तो समझ में आ गया। लास्ट माइल मतलब आखिरी डेस्टिनेशन पहुंचने का आखिरी रास्ता। तो ये एग्जांपल बहुत सही है, क्योंकि ये देखिए, भोपाल से आप लोग स्टार्ट करते हैं जबलपुर में, तो आपको बहुत सारे हाईवे, बहुत डिफरेंट टाइप की रोड क्रॉस करनी पड़ती हैं। कभी आप सिटी पहुंचोगे, किसी इंटरमीडिएट सिटी पहुंचोगे, उसको क्रॉस करोगे, फिर हाईवे पे आ जाओगे। ऐसा करते करते आपको कब उम्मीद होती है कि हाँ, अब मैं अपने दोस्त के घर तक पहुंच गया हूँ? जब आप उसके कॉलोनी की रोड पे एंटर करते हो, आपको लगता है अब तो सीधे घर आने वाला है। वो कहलाती है लास्ट माइल कनेक्टिविटी। तो जो वाईफाई है वो लास्ट माइल कनेक्शन है। तो लास्ट माइल कनेक्शन जो होता है वो हमेशा डेटा लिंक लेयर के अंदर आता है, क्योंकि वो लैन को ही कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अब लास्ट माइल कनेक्शन कौन सा नहीं होगा? फॉर एग्जांपल, मेरे राउटर से जो ऑप्टिकल फाइबर गया और वो पूरी दुनिया भर की रोड क्रॉस करके मान लीजिए किसी एक एक्सेस पॉइंट तक, किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तक गया, वो लास्ट माइल नहीं कहलाएगा। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हो, जैसे मतलब अगर मान लो कि मेरा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो ये समझता है कि मेरे घर तक पहुंचा देना इंटरनेट, उसके लिए लास्ट माइल है ना। आप ये समझिएगा कि मतलब उनके टर्मिनोलॉजी में, जियो में, एयरटेल में बोला जाता होगा कि ठीक है, कॉलोनी से मैंने घर तक अगर कनेक्शन दे दिया तो वो लास्ट माइल। लेकिन मेरे लिए लास्ट माइल क्या हो जाएगा कि हाँ, मेरे राउटर से मुझ तक कनेक्शन आ रहा है कि नहीं। तो लास्ट माइल एक बहुत ऐसी स्ट्रिक्ट टर्म नहीं है, लेकिन इस बात को समझिएगा कि ये आखिरी रास्ता कहाँ तक पहुँचने का, टर्मिनल तक पहुँचने का। ठीक है, तो इसलिए वाईफाई, डब्ल्यू लैन,
है ना, और नॉर्मल आपका ईथरनेट लैन ये सब डेटा लिंक लेयर के अंडर आके खत्म हो जाते हैं। एक अच्छा सा यहाँ पर एक डिटेल और थी विच इज दिस। ये एक बहुत अच्छा टेबल है, लेट इट कंप्लीट, ये थोड़ा करके कंप्लीट हो रहा है और एंड में बहुत राइट में जाएगा। ये एक और बार है क्या, बस अब मैं इसको पॉज करता हूँ। देखिए ये बहुत अच्छा टेबल है, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। आप लोग को तो ये मिल जाएगा, लेकिन याद रखिएगा ये कहाँ पर मिल रहा है, ये बिल्डिंग ईथरनेट लैन के कौन से वाले पार्ट में, जहाँ पर डब्ल्यू लैन शुरू होता है उस वाले चैप्टर में मिल रहा है। अपने चैप्टर्स थोड़े से बचे हुए हैं यहाँ पर, है ना। तो जब लैन शुरू हुआ था तब उसकी स्पीड 1 से 2 Mbps थी बस, ठीक है। उसको लेगेसी लैन बोलते थे स्टार्ट एकदम जब हुआ था तब, और फ्रीक्वेंसी क्या यूज होती थी 2.4 गीगाहर्ट्ज। फिर 1999 में उसमें B एक लेटर अटैच हो गया, उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। फिर 1999 में फिर से एक बार और एक रिवीजन हुआ जिसमें आपको इसको A बोल दिया गया 11.8, और फिर 54 Mbps की स्पीड आ गई और एक नया बैंड शुरू हो गया जो कि 5 गीगाहर्ट्ज का था। तो याद रखिएगा 5 गीगाहर्ट्ज कब से चालू हुआ, 1999 से। अभी आप लोग जितने भी लोग हैं नए मोबाइल फोन में देखते होंगे कि वाईफाई के 2 बैंड चलते हैं, एक 2.4 एक 5 गीगाहर्ट्ज। 2.4 आपको थोड़ी कम स्पीड देता है, 5 गीगाहर्ट्ज थोड़ा बेटर स्पीड देता है। जियो में भी अगर आप थोड़ा सा पैसे वाला प्लान बढ़ाते हो, हमेशा 2 बैंड रहते हैं जियो में, एयरटेल में, लेकिन क्या होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज जितनी स्पीड देता है वो उतने ही 5 गीगाहर्ट्ज देता है अगर आपने पैसे कम दिए। लेकिन अगर आपने पैसे थोड़ा ज़्यादा दिए हैं जियो वालों का, आपने बेटर पैकेज सिलेक्ट किया है, तो 5 गीगाहर्ट्ज वाला आपको बेटर स्पीड देगा। 5 गीगाहर्ट्ज वाले की रेंज भी कम होती है, ये बात याद रखिएगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे दूरी कम हो जाएगी, आपको पास बैठ के नेट यूज करना पड़ेगा। यू ऑल नो दिस, CSID EC, यस सर, है ना। सर फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ तो वही होती है ना, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। करेक्ट, लेकिन बेटा अगर आपने कहीं पर भी ऐसा कर लिया कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का यूज़ कर लिया कोई चीज़ कम्युनिकेशन करने के लिए, कोई कम्युनिकेशन करने के लिए, तो आपका वही उतने ही पावर में वो जो वेव है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। सर तो गेन कम मिलेगा ना, वेव क्यों डिस्टेंस कम ट्रैवल करेगी? बेटा देखो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब छोटी वेवलेंथ, हाँ, और छोटी वेवलेंथ मतलब छोटे छोटे कदम से वेव आगे बढ़ रही है ना। छोटी छोटी वेवलेंथ है मतलब छोटे छोटे कदम से वेव आगे बढ़ रही है। तो वेव जो है उसको बहुत बार साइकिल चेंज कर करके जल्दी साइकिल चेंज करके कहीं तक पहुंच रही है। तो मान लीजिए मेरे पास में 2 वेव हैं, एक है 1 किलोहर्ट्ज और एक है 1 मेगाहर्ट्ज। 1 किलोहर्ट्ज वाली को मैं उतनी ही पावर दूंगा तो उसकी वेवलेंथ बड़ी है तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगी, और उतनी ही पावर अगर मैं दूसरी वेव को देता हूँ मान लो 1 मेगाहर्ट्ज वाली, तो उसकी वेवलेंथ छोटी है तो वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो अगर आपको ज़्यादा रेंज चाहिए तो आप लो फ्रिक्वेंसी यूज़ करो, और रेंज कम चाहिए लेकिन आपको पावर ज़्यादा चाहिए या पेनिट्रेशन ज़्यादा चाहिए तो फिर आप हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ करो। हाई फ्रिक्वेंसी का फ़ायदा क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी में आपको स्पीड ज़्यादा मिलती है, आपको दीवारों के आर पार जाने की पावर ज़्यादा मिलती है। आप नहीं चाहते कि वाईफाई एक जगह लगा हो और दीवार के उस पार आपको कनेक्शन ना मिले। आपके घर में बहुत सारी दीवारें हैं, राइट, तो हम ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की तरफ इसलिए जाते हैं कि हमको एक तो बैंडविड्थ ज़्यादा मिलेगी, दूसरे ये कि इट विल ट्राई टू क्रॉस द वॉल्स, ठीक। और 2.4 गीगाहर्ट्ज में बाद में और एनहांसमेंट हुआ तो 54 Mbps आई था, सिक्योरिटी बढ़ी, एक्चुअली 11G में सिक्योरिटी बढ़ी, और उसके बाद में 2009 में 11N आ गया, उसमें अप टू 600 Mbps तक की स्पीड आ गई। इसमें दोनों बैंड साथ में यूज होने लग गए, मतलब ऐसे एंटेनास बन गए जिसमें मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट के फिजिकल लेयर मिल गई, है ना। अगर आप लोग कभी एंटेना डिजाइनिंग साइड जाओगे इसी वाले, आप लोग देखोगे ऐसे भी एंटेना होते हैं कि सिंगल एंटेना 2 फ्रीक्वेंसी रिसीव ट्रांसमिट कर पाता है। अब मेन चीज़ यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर जो मॉड्यूलेशन है ना, इसको बहुत समझना ज़रूरी है। हमारे पास सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी है 2.4 गीगाहर्ट्ज। अगर मैं इसको रेंज में डिवाइड करता हूँ तो ये चलती है 2.25 या 35 से लेकर 2.45 के बीच। तो मुश्किल से आपको 500 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ मिल रही है। उस 500 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ में आप कितने सारे लोगों को भर सकते हो, क्योंकि देखो एक वाईफाई राउटर मेरे पास में है, एक वाईफाई राउटर वही सेम फ्रीक्वेंसी में काम करने वाला मेरे बाजू वाले के घर में भी है, तो हम लोग के जो सिग्नल है वो इंटरफेयर क्यों नहीं करते। तो इसका रीजन ये है कि एक मॉड्यूलेशन टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं DSSS या FHSS। ये जो DSSS और FHSS हैं इनको बोलते हैं स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स। स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स कैसी होती हैं,
थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल है फॉर CSIT, बट स्टिल इफ वी आर लर्निंग इट इज देयर इन द करिकुलम, वी शुड लर्न इट बिकॉज इसी में से तो एग्जाम में पूछा जाएगा, राइट। तो कुछ भी एक छोटी डिटेल जो जल्दी से कवर हो सकती है उसको अपन पढ़ लेते हैं। देखो स्प्रेड स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्प्रेड स्पेक्ट्रम एक मॉड्यूलेशन टेक्निक है जहां पर सिंगल फ्रीक्वेंसी बैंड में मल्टीपल यूजर्स कनेक्ट होते हैं, ओके। स्प्रेड स्पेक्ट्रम मतलब एक ही स्पेक्ट्रम को हमने यूज किया, फैला दिया, और किसमें सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी है, मान लो 2.4 है तो 2.4 ही है, हम उसमें क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग कुछ लोग अगर FDMA में जानते होंगे, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, तो मतलब क्या होता है, एक मेरे पास में बैंडविड्थ है, उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, और छोटे टुकड़े मैंने क्या किया, एक एक यूजर को दे दिए कि तुम इस फ्रीक्वेंसी बात करो, तुम इस फ्रीक्वेंसी बात करो। लेकिन क्या है, अब हमारे पास में क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी की बैंडविड्थ इतनी कम है कि हम इसको बहुत ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2.4 गीगाहर्ट्ज और वाईफाई में, ब्लूटूथ में एक टेक्नोलॉजी यूज होती है विच इज नोन एज स्प्रेड स्पेक्ट्रम। इसमें किया क्या जाता है, ये मेरे यहाँ पर ये है कि मतलब सब लोग सेम फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, लेकिन जब भी कुछ ट्रांसमिट रिसीव कर रहे हैं तो एक कोड डिसाइड कर लेते हैं, उस कोड के ऊपर मॉडरेट करके भेजते हैं। तो इसको बिल्कुल ये समझिएगा कि आपको याद है ना, जैसे आप लोग कभी किसी ब्लूटूथ से पेयर करते हैं, है ना, तो एक कोड हमारे मोबाइल पे आता है 21589। वो जो 21589 है, जब तक मैं उसको सही एंटर नहीं करता हूँ तब तक मेरा जो ब्लूटूथ है मेरे डिवाइस से पेयर नहीं होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 10-15 लोग हैं सेम फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे हैं, तो बेस्ट तरीका क्या हो सकता है कि सब अपने अपने तरीके से बात करें। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक कमरा है और उसमें 10 लोग हैं और 10 लोग दो के पेयर में आपस में बात करना चाहते हैं, और मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि सबको साथ में बात करना है, मैं अलग अलग कमरा भी आपको नहीं दूंगा और सबको एक ही वॉल्यूम में बात करना है। तो बेस्ट तरीका क्या होगा कि दो लोग क्या करें, अपने अपने अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में बात करें, एक हिंदी में बात करें, कन्नड़ में बात करें, एक मलयालम में बात करें। तो थोड़ा सा तो डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मलयालम वाला अगर हिंदी नहीं जानता है तो उसको एक नॉइज सुनाई देगी, उसको समझ के इंटरप्रेट करके वो अपनी लैंग्वेज में नहीं इंक्लूड करेगा, अपने इन्फॉर्मेशन में नहीं इंक्लूड करेगा। तो ये वैसा है, एक ही फ्रीक्वेंसी है, हमने एक कोड दे दिया और उस कोड की मदद से हम क्या कर रहे हैं, हम उस कोड पे ही बार बार अपना डेटा भेज रहे हैं। तो जब क्या होता है, रिसीवर साइड देखता है कि हाँ ये उसी कोड के ऊपर मॉड्यूलेटेड डेटा है, उसको डिकोड करता है और फिर उसको रिसीव करता है। इसका फायदा क्या होता है, उस कोड की मदद से वो मेरे अलावा जितने भी 100, 150, 500 यूजर्स हैं उनके बीच में और मेरे बीच में डिफरेंशिएट कर पाता है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड दिस दैट फॉर एग्जांपल इन अ वाईफाई मॉडेम व्हेन आई एम कनेक्टेड, माय wife's mobile phone is connected and some other laptops are connected, from my home only 5-4 devices are connected, but all of them are using a separate code, and वो ये जो कोडिंग मैकेनिज्म है यही स्प्रेड स्पेक्ट्रम के अंदर आता है। एक होता है डायरेक्ट सीक्वेंसिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम और एक होता है FSSS। DSSS सबसे ज्यादा फेमस है जो घरों में यूज होता है, FHSS जो है वो मिलिट्री में यूज होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी को भी बार बार रैंडमली चेंज किया जाता है। ओके, तो ये बहुत अंदर की डिटेल है, ये बहुत ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आई एम श्योर कि आपको इस मामले में जूनिपर JNCIA टेस्ट नहीं करने वाला, बट है और आप लोग सब पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क तो पता होना चाहिए, इट्स अ वेरी गुड डिटेल। अच्छा एक चीज और है कि जैसे कि CSMA की बात की थी ना मैंने, CSMA CD, तो यहाँ पर एक डिटेल और आती है कि जब वायर्ड कम्युनिकेशन होता है तो CSMA तो ठीक है, तो CD भी हो सकता है। CD मतलब कोलिजन डिटेक्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि एक ही वायर से सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो उस वायर को हम सेंस भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब वाईफाई की बात आती है तो कैरियर सेंस तो हम फिर भी कर सकते हैं, लेकिन हम कोलिजन डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस में अगर कोलिजन हुआ है उतना नहीं पता चलता है, क्योंकि कोलिजन होता है और फ्री स्पेस है तो वो एनर्जी पूरे में डिसिपेट हो जाती है। तो एनर्जी जल्दी से डिटेक्ट कर लेना कि कोलिजन हुआ है या प्रॉब्लम गई है ट्रांसमिशन में, वो बात वाईफाई के केस में काम नहीं करती है। तो उसके लिए क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो CSMA CD नहीं यूज होती है, वाईफाई के केस में CSMA CA यूज होता है। CSMA तो है वही है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्शन, मतलब बोलने से पहले सुन लो कि कोई बोल तो नहीं रहा है, लेकिन कोलिजन डिटेक्शन मतलब मेरी आवाज टकरा गई ये बात नहीं हो पाती है, तो इसको बोलते हैं कोलिजन अवॉइडेंस।
कोलिजन अवॉइडेंस थोड़ा सा एक डिटेल्ड तरीका है। उसमें क्या होता है कि हम भेजने से पहले थोड़ा सा पहले तो रुकते हैं, कैरियर को सेंस करते हैं, भेजते हैं, और फिर उसके बाद अगर हमें और क्या होता है कि जो वाईफाई राउटर होता है ना, वो आपको वापस रिप्लाई करता है कि आपका डेटा पहुंच गया। ये रिप्लाई अगर मुझे नहीं आता थोड़ी देर तक, तो फिर मैं क्या करता हूँ, हाँ ये आई रिसीव योर डेटा उसने बोला और अपने रिप्लाई किया, ठीक है। अगर वाईफाई एक्सेस पॉइंट रिप्लाई नहीं करता थोड़ी देर तक, तो मैं समझ जाता हूँ कि मेरा डेटा कोलाइड करता है, कोलाइड किया है, तो मैं दोबारा अटेम्प्ट करूंगा। अब जब दोबारा अटेम्प्ट करूंगा ना, तो मैं अगर मैं एकदम नॉर्मल भाषा में बात करूं तो बहुत संकोच करके करूंगा, मतलब डर डर के करूंगा। उस डर डर के करने के प्रोसेस को ही कोलिजन अवॉइडेंस कहते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा रुकते हैं, फिर थोड़ा सा और गैप देते हैं। वो अलग अलग जो गैप देते हैं उसको फ्रेम स्पेसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग फ्रेम स्पेसिंग के अलग अलग एल्गोरिदम है, और उसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा वरना बहुत डिटेल हो जाएगी। तो ये क्या करता है, अभी नहीं भेज रहा, क्योंकि मतलब अगर डेटा चला गया तो ठीक है, वरना ये बोल रहा है कि हम 5 सेकंड बाद भेजेंगे, है ना। और फिर उसके बाद में इतनी बार नहीं आया तो फिर ये भेजा। फिर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल राउटर ही बताता है अपने से कनेक्टेड डिवाइसेस को कि उसको अभी डेटा रिसीव करने के लिए वो फ्री। ये याद रखना कि वाईफाई का जब हम मॉडेम का यूज़ करते हैं, तो अगर आप बाजू बाजू में भी हैं 2 कंप्यूटर या 2 लैपटॉप या 2 मोबाइल फ़ोन, तो वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते हैं, वो हमेशा मॉडेम के थ्रू ही आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है। तो इसलिए घर में जब आप हो तो एक दूसरे से व्हाट्सएप चैट करने के बजाय आप जाके खुद बात कर लिया करो, वरना इतना लंबा रास्ता तय करके आना पड़ता है आपके डेटा को। तो ये चलिए सब चलेगा इसका, ठीक है। इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक चीज़ और है कि अगर ईथरनेट फ्रेम है तो ऐसा रहता है, जो अपन पहले देख चुके हैं, और अगर वाईफाई का फ्रेम है तो थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें रहती है, ठीक है। उसमें डेस्टिनेशन सोर्स एड्रेस तो होता है, उसमें थर्ड एड्रेस भी होता है। थर्ड एड्रेस ये बताता है कि अगर मान लीजिए मेरा जो डेटा है वो डायरेक्टली मुझ तक नहीं पहुंच रहा है, मान लीजिए कि मैं सेंट्रलाइज्ड एक्सेस पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा कि मतलब मेरे एक्सेस पॉइंट से पहले एक फैट एक्सेस पॉइंट से थिन एक्सेस पॉइंट पे आएंगी चीज़ें, और फिर थिन एक्सेस पॉइंट से मुझ तक आएंगी। तो इसलिए एक थर्ड एड्रेस भी रहता है, कई बार फोर्थ एड्रेस होता है। तो अगर मेरा जो डेटा है वो कई सारे एक्सेस पॉइंट को क्रॉस करके आ रहा है, तो उसके लिए भी जगह रहती है। फ्रेम कंट्रोल रहता है, ड्यूरेशन रहता है, मतलब भेजने से पहले रुकने के सारे फैसिलिटी फीचर्स रहते हैं इसमें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं लेगेसी प्रीएम्बल। यहाँ पर ये भी चीज़ देखिए, प्रीएम्बल के भी इतने सारे वैरायटी है, ग्रीनफील्ड प्रीएम्बल, लेगेसी प्रीएम्बल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चीज़ें अनकंट्रोल्ड है, यहाँ पर चीज़ें हवा में चल रही है। तो हवा में चलने की एक दिक्कत ये हो जाती है कि आपको मतलब बहुत केयरफुल रह के और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें तय करके, द रिसर्चेस दैट हैव बीन डन व्हाइल इन्वेंटिंग दिस, वो सब करके फिर आगे बढ़ना पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो फाइनल हो गया है। इसमें आई थिंक ये अलग अलग फील्ड को क्लिक करूँगा ना, तो अलग अलग फील्ड के बारे में बताएगा, तो ये अच्छी चीज़ है ना। आप लोग जब इस टाइप का आपको इंटरफेस मिले तो आप बिल्कुल एक भी चीज़ स्किप मत करिएगा, ये सब फील्ड को क्लिक कर करके उसको रीड करिएगा कि उसमें क्या है। एक और पहचान है कि अगर किसी फ्रेम में, मतलब किसी भी इस टाइप के डायग्राम में अगर लास्ट में चेकसम लगा है, तो आप बहुत सारा मतलब 95% गारंटी के साथ बोल सकते हो कि ये फ्रेम डेटा लिंक लेयर को बिलोंग करता है। क्योंकि अब तक के जितना भी आप लोगों ने पढ़ाई की ना, डेटा लिंक लेयर वो एक ऐसी लेयर है जो कि एरर डिटेक्शन करती है, ठीक है। तो चेकसम जो है एरर डिटेक्शन के लिए जो फील्ड होती है वो डेटा लिंक लेयर ऐड करती है और वही रिमूव करती है दूसरे साइड को। आगे बढ़ते हैं, आप क्या बता रहा है, ठीक है, सब एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं। द कंट्रोल इंफॉर्मेशन विच इज शेयर्ड बिटवीन द मॉडेम एंड द टर्मिनल, उसके बारे में वहाँ पर वो टेबल था। अब यहाँ पर कुछ एक्सेस चीज़ें ऐसी भी हैं कि स्कैनिंग कैसे की जाती है। फॉर एग्जांपल कि एक लैपटॉप है और वो एक एक्सेस पॉइंट को ढूंढ रहा है, तो वो एक्सेस पॉइंट को जब वो ढूंढेगा तो वो क्या करेगा कि उसको जो भी मिलेंगे उन सबको वो भेजेगा सिग्नल, और उसमें देखेगा सबसे बेटर स्ट्रेंथ का कौन सा है, और खासतौर पे उसको किसका एक्सेस है। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि जैसे मान लो आपको किसी वाईफाई एक्सेस पॉइंट का पासवर्ड पता है, तो आप ऑब्वियसली उसी से कनेक्ट करोगे, तो पासवर्ड तो आपको मैनुअली डालना पड़ता है, तो ये वो चीज़ करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक कंपनी है, उसके अलग अलग एक्सेस पॉइंट है, वो दोनों ही बोल रहे हैं कि वी आर अवेलेबल फॉर कनेक्शन,
और है ना। अब किससे कनेक्ट होना है, ये यूज़र की मर्जी है ना, वो किससे कनेक्ट हो जाता है। जो सब, हाँ एक चीज़ और, हमारा मोबाइल हमारा लैपटॉप खुद भी डिसाइड करते हैं किससे कनेक्ट होना है। बताओ किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं किससे कनेक्ट होना है? बताओ कोई। अगर मेरा मोबाइल या मेरा वाईफाई या मेरा सॉरी लैपटॉप किसी एक स्पेसिफिक एक्सेस पॉइंट से अपने आप कनेक्ट हो जाता है, जबकि उसके पास में 2-3 ऑप्शन थे, तो वो क्या किस बेसिस पे कनेक्ट होता होगा? टेल मी। सिग्नल की स्ट्रेंथ। एग्जैक्टली, वेरी गुड, सिग्नल की स्ट्रेंथ। जो एक्सेस पॉइंट पास है उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ सबसे अच्छी होगी, तो अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। हम चाहें तो उस चीज़ को ओवरराइड कर सकते हैं बाय प्रॉपर्ली टैपिंग ऑन द अदर, है ना। एक बार एसोसिएट हुआ, एक चीज़ और, जब एक बार एक एक्सेस पॉइंट हम एसोसिएट हो जाते हैं, जब तक हम उससे दूर नहीं जाते तब तक हमारा कनेक्शन बना रहता है। अगर मान लो लैपटॉप से दूर चला गया तो अब ये दोबारा अपना स्कैनिंग भेजेगा, स्कैनिंग सिग्नल भेजेगा और ये बताएगा कि ओके आई एम रेडी, और दूसरा वाला बोलेगा आई एम रेडी, और फिर ये आपस में इससे कनेक्ट हो जाएंगे। नाउ दिस इज एसोसिएटेड, है ना। अब एक चीज़ और, मान लो कि जब मैं पुराने एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड था और मेरा डेटा कम्युनिकेशन उससे चल रहा था, मैं अचानक से बीच में अधूरी बातचीत में मैंने रिमूव कर दिया, तो फिर क्या होता है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सेस पॉइंट, सॉरी सेंट्रलाइज्ड एक्सेस पॉइंट है, तो ये एक्सेस पॉइंट आपस में बात करते हैं। तो ये बोलता है कि जो तुम्हारे पास क्लाइंट अभी भी आया है उसका डेटा मेरे पास भी थोड़ा सा रह गया, तो आप उसको प्लीज फॉरवर्ड कर दो। तो ये देखिए ये उसको फॉरवर्ड कर रहा है और उसका डेटा इस तक पहुंचा रहा है ना। तो अगर बीच बातचीत में आपने अगर एक्सेस पॉइंट चेंज कर दिया तो एक्सेस पॉइंट आपस में कम्युनिकेट करके आपका डेटा आप तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, अब बात आती है कोलिजन की। वाईफाई में कोलिजन को अवॉइड करना बहुत मुश्किल बात इसलिए भी हो जाती है कि जो एक्सेस पॉइंट है उसको तो चलो पता है कितने कंप्यूटर्स से कनेक्टेड है, लेकिन कंप्यूटर्स को आपस में नहीं पता ना कि वो जब बात कर रहे हैं तो उसी टाइम पे कोई और बात कर रहा है। ठीक है, जब ये कंप्यूटर एक्सेस पॉइंट के लेफ्ट में इसने अपना डेटा भेजा तो इसका जो कवरेज है वो तो सिर्फ एक्सेस पॉइंट तक गया, लेकिन अभी ये तो पूरा एरिया खाली है। तो इस कंप्यूटर को लगेगा कि कोई भी ट्रांसमिट नहीं कर रहा है तो मैं ही कर देता हूँ ट्रांसमिट। ठीक है, तो ये भी अपना डेटा भेज देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक्सेस पॉइंट दो लोगों का डेटा एक साथ रिसीव नहीं कर पाता। यहाँ पर ये बात बोलना कि एक्सेस पॉइंट जो है वो मल्टी थ्रेडेड मल्टीटास्किंग क्यों नहीं है, वो थोड़ा गलत इसलिए है बेटा क्योंकि यहाँ प्रोसेसेस नहीं चल रहे, यहाँ पर एंटेना है, यहाँ पर सिग्नल है ना। इस बात का क्वेश्चन आ सकता है कि जब मल्टीटास्किंग मल्टीप्रोसेसिंग इतनी फेमस है तो व्हाई दिस एक्सेस पॉइंट कैन नॉट एक्सेस 2-3 थिंग्स एट अ टाइम। तो द आंसर इज दैट एक्सेस पॉइंट एक हार्डवेयर है, उसमें एक एंटेना लगा है और एंटेना मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं करता कि वो 5-6 लोगों के सिग्नल एक साथ रिसीव कर ले। उसमें MIMO का मतलब क्या होता है कि दो डिफरेंट रेंज की फ्रीक्वेंसीज को वो एक्सेस करता है। अगर मान लो दो डिफरेंट रेंज की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, एक होती 2.4 गीगाहर्ट्ज और एक होती 5 गीगाहर्ट्ज, तब ये दोनों को एक्सेस कर लेता है। लेकिन अगर मान के चलो कि मेरा जो थिन एक्सेस पॉइंट है ये 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम कर रहा है और उसी फ्रीक्वेंसी पे ये दो मैसेज रिसीव करता है, तो ये दोनों को गार्बल्ड कर देगा, मिक्स कर देगा और कुछ समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा इस केस में जब इन दोनों को पता है कि इनका डेटा प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाया, कैसे पता चलता है? मैंने आपको बताया था ना कि एक्सेस पॉइंट रिप्लाई करता है। अब एक्सेस पॉइंट रिप्लाई नहीं करेगा, मान लो 5 सेकंड तक रिप्लाई नहीं किया उसने, तो दोनों ही कंप्यूटर समझ जाएंगे दैट देयर डेटा वाज नॉट प्रॉपर्ली सेंड। अब क्या होगा, वही बात हो जाएगी रैंडमली वेट करने वाली। एक ने सोचा मैं 1 सेकंड वेट करता हूँ, दूसरा सोचा मैं 2 सेकंड वेट करता हूँ, क्योंकि ये रैंडम है तो ये बात कोइंसिडेंटली सेम नहीं होती कि दोनों एक जैसा वेट करें। ठीक है, तो दोनों ने अपना अपना डेटा भेजा और अब अगली बार होगा शायद कि वो डेटा मतलब अब कोलिजन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही इस साइड से भी हो सकता है कि एक्सेस पॉइंट जो है उसने सिग्नल भेजा कि आई एम क्लियर, है ना, और उसको एक साथ दो क्लाइंट ने सुन लिया कि ठीक है माय एक्सेस पॉइंट इज फ्री राइट नाउ, और फिर दोनों ने एक साथ भेज दिया। तो यहाँ पर एक्सेस पॉइंट की गलती हो गई लेकिन स्टिल कोलिजन तो हुआ। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं। इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट यू कैन से चैप्टर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो ये कुछ डिफरेंट कह सकते हो सिग्नल्स हैं जो भेजे जाते हैं फ्रॉम वाईफाई इन वाईफाई कम्युनिकेशन, है ना। रिक्वेस्ट आरटीएस क्या होता है, रिक्वेस्ट टू सेंड, फिर रिट्राई काउंटर, लॉन्ग शॉर्ट, कितनी देर में रिट्राई करना है, फ्रैगमेंटेशन थ्रेशोल्ड कि मैं कितनी देर तक जो है मतलब कितना ज़्यादा पैकेट को स्प्लिट कर सकता हूँ, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। इसको अपन छोड़ के आगे बढ़ते हैं, छोड़िए इसको।
इसमें ज़्यादा डिटेल में अपन को नहीं जाना है अभी। हाँ, अब आता है एक्टिविटी, दिस इज द फेवरेट पार्ट। इसमें 4 एक्टिविटीज़ हैं, ऑल ऑफ यू बी अवेक, जाग जाओ और मुझे बताओ यूनिकास्ट इनमें से कौन कौन से मैक एड्रेस हैं। यूनिकास्ट याद है ना, सिंगल सोर्स सिंगल डेस्टिनेशन। टेल मी यूनिकास्ट की पहचान क्या थी? अच्छा बताओ मल्टीकास्ट की पहचान क्या थी या ब्रॉडकास्ट की क्या थी? ब्रॉडकास्ट कौन सा होगा? सर 0-1 रहता था, उसमें 0-1 रहता था मल्टीकास्ट। करेक्ट, मुझे एक ही आवाज आई, ब्रॉडकास्ट मतलब एफएफएफ। अंजलि आप भी सही कह रहे हो, 0-1 रहेगा, सॉरी मल्टीकास्ट में। तो 0-1 वाले दोनों को मैंने मल्टीकास्ट में डाल दिया। और ये बचे हुए हैं जो थोड़ा डिफरेंट टाइप के हैं, इनमें कोई भी ऐसा स्पेशल स्टार्टिंग नहीं है, ना ही सारे एफ हैं, तो ये यूनिकास्ट हो जाएंगे। ये बस समझ में, मल्टीकास्ट एड्रेस ऑलवेज बिगिन विद 0-1। बाकी एफएफएफ वाला तो छोटी सी डिटेल अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें शायद एक एक्टिविटी, इसमें लगातार 3-4 एक्टिविटीज हैं। ओके, use your knowledge of switch behavior and the MAC address below to decide what to do with the incoming frame। ठीक है, एक स्विच है, उसमें 3 पोर्ट में 3 चीजें कनेक्टेड हैं और पोर्ट नंबर 1 से एक पैकेट आ रहा है, ठीक है, और उसके पास में जो MAC एड्रेस टेबल है वो भी दिख रहा है ना, एड्रेस है, पोर्ट है। तो आप बताओ कि अगर ये पैकेट आ रहा है तो वो कहाँ जाएगा, मतलब स्विच क्या एक्शन लेगा? क्या वो पोर्ट 2 पे भेज देगा, क्या वो पोर्ट 3 पे भेज देगा, या दोनों जगह इकट्ठा भेज देगा? ये 3 में से अपन को एक क्लिक करना है, ठीक है। सर पोर्ट 3 सर वो दोनों जगह भेज देगा। एक बोल रहा है पोर्ट 3 में और एक बोल रहा है दोनों जगह। तो इसका रीजन अच्छा सर उसमें ब्लैंक नहीं है, यस सर वो पोर्ट 3 में जाएगा। डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो 00DF0 है। हाँ तो 3 में जाएगा ना। देखो उसके यहाँ पर ये एंट्री है, उसको ये पता है कि इस टाइप का एड्रेस मैक एड्रेस से कोई चीज़ आएगी तो उसको कहाँ भेजना है, तो वो पोर्ट 3 में भेज देगा। करेक्ट है ना। ऐसे ही 4 पैकेट और 3 पैकेट और आएंगे, ठीक है। अपन को 3 के आंसर देने हैं 4 में से, चारों के आंसर देने हैं। पहला आंसर दे दिया, अब क्वेश्चन चेंज हो गया है। अब बताओ कहाँ जाएगा? सर ये दोनों में जाएगा, दोनों में जाएगा। क्यों जाएगा दोनों में? सर क्योंकि वो FFF है ना, और उसका तो एड्रेस इसके पास सेव नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये 2 क्या 2 से ज़्यादा भी होते तो सबके पास जाता, बिल्कुल। तो ये करेक्ट है, सबके पास चला गया। अब नेक्स्ट पैकेट देखते हैं क्या आ रहा है। अब ये बताओ। सर पोर्ट 2 में जाएगा। ये एंट्री यहाँ पर पोर्ट 2 की है, बिल्कुल सही कहा। तो एंट्री है तो नहीं जाएगा। और अब लास्ट वाला ऑब्वियसली ऐसा होगा जो कि एंट्री नहीं होगी। बताओ एंट्री नहीं होगी तो कहाँ जाएगा? दोनों में जाएगा। दोनों में जाएगा। तो ये याद रखना, जो स्विच होता है ना वो कभी भी पैकेट को ड्रॉप नहीं करता, कहीं ना कहीं भेजता है, ठीक है। अब वो अलग बात है कि उसने जहाँ जहाँ भेजा सबने उस पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया, लेकिन वो अपने क्या करेगा, अपने टेबल को तो अपडेट कर देगा। अब वो भेजने वाले की गलती है कि उसने मैक एड्रेस गलत डाल दिया, लेकिन फिर भी जो आपका स्विच है ना वो उसको एंट्री दे देता है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कम से कम 10 बार पूछा जाएगा अपन से, ओके। ये क्या कर रहा है, आप लोग 4 टाइप के डिवाइसेस पढ़ चुके हैं, 2-3 टाइप के तो पढ़ चुके हैं, स्विच, ब्रिज, रिपीटर है ना। राउटर भी अगले चैप्टर में आएगा, तो उनके बारे में कुछ चीजें लिखी हुई हैं। हमें एक गलत चीज बतानी है, नहीं सॉरी, हाँ एक वैलिड चीज बतानी है, बाकी 3 गलत होंगी, एक सही होगी। तो इसको पढ़ो अच्छे से और बताओ। ब्रिज सर ब्रिज वाला होगा, प्रोवाइड अ सेपरेट पोर्ट फॉर ईच कनेक्टेड डिवाइस। हाँ ये गलत है, तो मुझे गलत बताना है क्या? एक मिनट रुको। स्विच वाला होगा। हाउ मेनी करेक्ट आंसर यू कैन आइडेंटिफाई, क्या है, बट ओनली वन ऑफ देम इज वैलिड। ईच डिवाइस बिलो इज एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक बट ओनली वन ऑफ देम इज वैलिड। क्लिक द बॉक्स दैट आइडेंटिफाइज डिवाइस। नहीं बेटा तुमको सही टिक करना है। अंजलि आपने गलत वाला बता दिया। ब्रिज के पास कौन सा वाला बेटा? ब्रिज स्विच बोल रहा हूं, सॉरी। फॉरवर्ड्स ऑल द फ्रेम इट रिसीव्स, नहीं बेटा ये भी गलत है। सर आई थिंक रिपीटर है। रिपीटर अलाउज यू टू क्रिएट वीलैन, नहीं वीलैन तो स्विच बनाता है। सबसे सही तो यही है, ब्रिज वाला। ब्रिज जो है वो मैक एड्रेस का टेबल बनाता है, याद है ना। तो मैक एड्रेस होते हैं, पोर्ट नंबर होते हैं।
देखो Yes, sir. स्विच जो है शुरुआत के अलावा आगे से कभी भी सारे फ्रेम को सब जगह फॉरवर्ड नहीं करता। ब्रिज जो है उसमें एक पोर्ट में एक से ज्यादा कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, हो सकते हैं, डेडिकेटेड नहीं होता है एक पोर्ट एक कंप्यूटर के लिए। और दूसरा ये कि रिपीटर में वीलैन नहीं बना सकते, स्विच में बनाते हैं वीलैन, तो ये गलत। अब ये सही है, तो एक ही सही है, ठीक है। तो एक ट्राई और एक करेक्ट, तो कितने ट्राई में कितने करेक्ट होते हैं ये इस बात का चैलेंज। अब बताओ, पढ़ो ध्यान से इसको। ससेप्टेबल टू नेटवर्क लूप्स, susceptible to network loop. नेटवर्क या ये तो सही है। और कोई देख लो कहीं सही तो नहीं है, रिपीटर नहीं होता, सही कहा। हाँ ये सही कहा आपने। सर ब्रिज वाला है। हाँ ब्रिज वाला है, इसमें लूप बन सकते हैं। अगर स्विच होता तो स्विच में भी लूप बन सकते थे, लेकिन हाँ स्विच में चलो। सर ट्री के फॉर्म में होता है ना स्विच तो। हाँ 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 स्विच में नहीं बन सकते। स्विच जो है अपने एल्गोरिथम से एसटीपी के थ्रू वो नहीं करता, लूप नहीं बनाता वो। लूप बनते हैं तो डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है अंजलि। अगर स्विच में लूप बनते हैं ना तो बकायदा किसी ना किसी एक कंप्यूटर में ये मैसेज आता है लूप माइट बी फॉर्म्ड। ये चीज़ मैंने प्रैक्टिकली देखी है। मतलब एक बार ये हो रहा था कि हम मेरे कंप्यूटर में अलग से नेट नहीं चल रहा था, हम लोग के कंप्यूटर मतलब वहाँ पर ज्ञान में एक छोटा सा अलग से केबिन का सेट बना हुआ था 5-6 टीचर्स का, तो वहाँ किसी का भी नेट नहीं चल रहा था। तो मेरा विंडोज 7 था और बाकी सबका विंडोज 10 था। तो विंडोज 7 में मैसेज आया कि देयर इज अ एरर इन द आईपी कॉन्फ़िगरेशन, अ लूप माइट बी फॉर्म्ड इन योर नेटवर्क। तो ये चीज़ डिटेक्ट हो जाती है। गुड, चलो अब बताओ इसमें क्या है। सर ये ब्रिज है। ससेप्टेबल टू नेटवर्क लूप्स। हाँ और एक सही होता है तो, लेकिन फिर भी बाकी पढ़ लिया करो। अलाउ यू टू क्रिएट वीलैन, नहीं। ऑपरेट एट लेयर 2, नहीं है ना। ये तो लेयर 3 में ऑपरेट होता है। ओके ओके, नहीं 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 बेटा, रिपीटर का मैंने लिखा नहीं, बट रिपीटर भी लेयर 1 में ही ऑपरेट होता है, मैंने लिखा नहीं। ये चीज़ यहाँ पर लिख लेना। यहाँ पर जो मैंने लिखा ना, यहाँ पर आप कॉमा लगा के रिपीटर भी लिख लेना। रिपीटर एक छोटा सा एम्पलीफायर जैसा है या रीजनरेटर जैसा है, लेकिन उसमें भी इंटेलिजेंस नहीं होती ना, तो ये यहाँ पर अटैच कर देते हैं पहले, ठीक है। इसको दोबारा मन में रजिस्टर कर लेना आपने। हाँ तो यही था ससेप्टेबल टू नेटवर्क लूप, सही कहा। ये तो रिपीट हो गया एक तरीके से। कंट्रोल ट्रैफिक बेस्ड ऑन मैक एड्रेस, रिपीटर थोड़ा सा तो करता है, ये सही है वैसे। सपोर्ट फुल डुप्लेक्स, नो ब्रिज नहीं करता फुल डुप्लेक्स। रिपीटर फॉरवर्ड ऑल फ्रेम, तो रिपीटर है ऊपर वाला, ये भी तो ठीक है ना। फॉरवर्ड ऑल फ्रेम इट रिसीव्स, नीचे वाला सही है। फॉरवर्ड ऑल फ्रेम्स टू रिसीव। हाँ रिपीटर जो है ना उसके दो ही रास्ते होते हैं, जो भी आता है वो बिना कुछ देखे उसको रिपीट करके आगे भेज देता है। और अलाउ यू टू क्रिएट विलन, नहीं यही सही है। ये शायद बना है इसमें थोड़ा सा रिपीटर में। अच्छा हमने इसको ब्रिज सोच रहा था ना, रिपीटर में तो गलत है। मैं बोल सर लेकिन कैसे नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पर रिपीटर को देख रहा था, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना ये ब्रिज के लिए वैलिड है। रिपीटर जो है मैक एड्रेस को पढ़ता ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ता? अभी भी अपन ने लिखा ना कि रिपीटर तो फिजिकल लेयर को बिलोंग करता है। तो जो चीज़ फिजिकल लेयर को बिलोंग करती है तो उसको ना तो मैक एड्रेस का आइडिया ना आईपी एड्रेस का। कोई मुझे यहाँ पर कर रहा है, किसी ने कुछ मैसेज किया। ओके तो अब बताओ इसमें क्रिएट सेपरेट कोलिजन डोमेन ऑन ईच पोर्ट, सही है। फॉरवर्ड ऑल फ्रेम्स इट रिसीव्स, नहीं। ससेप्टेबल टू नेटवर्क लूप, नहीं, यहाँ तो सब गड़बड़ी रहता है। प्रोवाइड सेपरेट कोलिजन, नहीं। पहला वाला सही लग रहा है क्यों? आई थिंक ब्रिज है क्या सर? हाँ ये वाला ब्रिज, लेफ्ट वाला, ऊपर वाला। बताओ ठीक है, कर दें इसको ठीक? यस सर। 10 क्वेश्चन आएंगे। अब हब जो है, हब क्या मैक एड्रेस टेबल बनाता है? नहीं। नो सर। रिपीटर लूप बना सकता है? नहीं, क्योंकि रिपीटर में एक रास्ता आने का। सर ब्रिज सही है, ब्रिज सही है। ब्रिज ऑपरेट्स एट लेयर 2, हब, हाँ ये सही है, ठीक है। हब तो लेयर 1 पे काम करता है। फिर ऑपरेट्स एट लेयर 2, सर यही सही है। ये सही है सबसे ज्यादा। सब देख रहे हैं ना कि मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ? देख रहे हैं? ओके ओके। रिपीटर क्रिएट ए सेपरेट कोलिजन डोमेन ऑन ईच पोर्ट, नहीं रिपीटर का काम नहीं है, तो ब्रिज का काम है। सर हब नीचे वाला। प्रोवाइड ए सेपरेट पोर्ट ऑन ईच कनेक्टेड डिवाइस, नहीं। ब्रिज नहीं, एक मिनट क्या आ रहा है? हब सपोर्ट्स फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन,
प्रोवाइड सेपरेट पोर्ट फॉर ईच कनेक्टेड डिवाइस। ब्रिज नहीं, ब्रिज में बेटा वीलैन नहीं बन सकते, स्विच में वीलैन बनते हैं। क्रिएट सेपरेट प्रिंटिंग के नीचे वाला है ये सही लग रहा है। हाँ, प्रोवाइड सेपरेट पोर्ट, हाँ ठीक है ना। आपने बताया था ना 6 पोर्ट होते हैं और 6 पोर्ट से एक ही कंप्यूटर ही कनेक्टेड रहते हैं, तो ठीक है। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं। अलाउज यू टू क्रिएट वीलैन रिपीटर, नहीं। बिल्ड सम मैक एड्रेस टेबल, नहीं। स्विच, ये सही लग रहा है। तो स्विच सही है, 4th वाला। देखो ना, सेपरेट पोर्ट फॉर ईच कनेक्टेड डिवाइस, ये स्विच नहीं यस होता सर, यही सही है। फिर हब कंट्रोल ट्रैफिक बेस्ड ऑन मैक एड्रेस, नहीं। सेपरेट पोर्ट ऑन, नहीं, ये भी गलत है। सर ये 4th वाला सही है। हाँ, ऑपरेट ऑन लेयर 2 हो गया। 100% इसलिए मिले क्योंकि अपन लोगों ने एक आदमी गलत ट्राई नहीं किया। गलत ट्राई होता तो रिट्राइज बढ़ जाते और वहाँ पर सही चीज़ें कम होती। अब एक और है, बताओ इन डायग्राम की मदद से आपको याद है कौन सा सेंट्रलाइज था, कौन सा ऑटोनोमस था? सर ये डिस्ट्रीब्यूटेड डब्ल्यू लेन, ये लास्ट वाला है। ये वाला सेंट्रलाइज्ड है। यस सर। बीच वाला सेंट्रलाइज है, सही बोला। और बताओ। और ये फर्स्ट वाला ऑटोनोमस है। करेक्ट। अब ये 2 बचे हैं, ये भी कहीं ना कहीं जाएंगे। टेल वायरलेस भी ऑटोनोमस। वायरलेस यहाँ जाएगा? यस सर। नहीं बेटा, वायरलेस के साथ में आप एक वर्ड नोटिस करो, मैश लिखा हुआ है। मैश मतलब होता है जाली, सारी सर चीजें। डिस्ट्रीब्यूटेड डब्ल्यू लेन में जाएगा। हाँ, क्योंकि ये मैश है ना बेटा, तो मैश मतलब हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है, लूप होता है, लूप फॉर्म लूप करता है। जैसा। हाँ, और स्विच्ड वायरलेस लैन, सर ये फर्स्ट में जाएगा। पक्का? इस पे मुझे भी शक हो रहा है। बताओ कहाँ जाएगा बाकी लोग? स्विच्ड वायरलेस लैन, इसी में देखते हैं। अरे नहीं है, यही बचा है, स्विच्ड वायरलेस लैन। ओके, स्विच्ड वायरलेस लैन इसको इसलिए कहते हैं मे बी क्योंकि रीज़न ये है कि आपके पास में एक फैट एक्सेस पॉइंट है और बहुत सारे थिन एक्सेस पॉइंट है। तो आप थिन एक्सेस पॉइंट में एक आध को कभी ऑन ऑफ कर सकते हो, उससे एक आध जगह का कवरेज कम ज़्यादा होगा। सर अभी नहीं आया समझ में, फिर से बताइए। नहीं, इसको जो है ना, ये स्विच VWLAN इसलिए बोल रहा है एक्सेस पॉइंट वाले जो कौन सा सेंट्रलाइज वाले को, क्योंकि क्या होता है स्विच मतलब कि हम एक एक्सेस पॉइंट से छोटे छोटे बहुत सारे एक्सेस पॉइंट कनेक्ट कर रहे हैं। अभी 3 कनेक्टेड है, मैं कभी चौथा भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मतलब क्या हो रहा है, स्विचिंग मतलब कि चीज़ें चेंज हो रही है। और एक चीज़ और की स्विचिंग मतलब अगर एक थिन एक्सेस पॉइंट के पास में एक डेटा आया तो वो उस डेटा को किसके पास पहुंचेगा? मेन एक्सेस पॉइंट के पास देगा। एक्सेस पॉइंट, मेन एक्सेस पॉइंट वाला जब रिप्लाई करेगा तो वो उसी रास्ते से करेगा जिस रास्ते से उसको मैसेज मिला है, क्योंकि उसी रास्ते पे या उसी थिन एक्सेस पॉइंट पे तो मेरा यूज़र खड़ा हुआ है। तो इस बात को समझिएगा कि मतलब एक फैट एक्सेस पॉइंट है, मान लो वो एक बिल्डिंग पे कनेक्टेड है, उस बिल्डिंग से कम हर एक फ्लोर पे एक एक थिन एक्सेस पॉइंट है। तो अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूँ और मैं एक किसी स्पेसिफिक थिन एक्सेस पॉइंट से बात कर रहा हूँ, उसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो मेरा रिप्लाई भी उसी के थ्रू जाएगा। तो जो फैट एक्सेस पॉइंट है वो जब मेरे को रिप्लाई भेजेगा तो वो उसी सेकंड फ्लोर वाले एक्सेस पॉइंट के थ्रू भेजेगा। तो स्विच इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर थिन और फैट एक्सेस पॉइंट के बीच में भी पैकेट को थोड़ा सा ट्रैवर्स करना पड़ रहा है, रास्ते चूज करने पड़ रहे हैं, इसलिए इसका नाम स्विच है। ठीक है, यस सर। तो ये हो गया और ठीक है। अगर मैं देखूं कि मैंने आज की डेट पे क्या कंप्लीट किया या क्या डिस्कस किया, तो ये जो डे 3 मैंने सोचा था ये भी डे 2 में ही इंक्लूड हो जाएगा। और ब्रॉडकास्ट में हाँ, इतना पार्ट जो है इट गोज अवे नाउ। नहीं, आई थिंक यहाँ तक हो गया। ठीक है, नहीं ठीक है। अगर मैं आज पढ़ाता हूँ तो ये डे 2 टॉपिक में चला जाएगा और मैं कल पढ़ाता हूँ तो ये डे 3 में चला जाएगा। तो बताओ इसको शुरू करेंगे। जो लिखा हुआ है एक्स्ट्रा मैंने कुछ चीज़ें की, थक गए हो आप लोग? सर अब कल। ठीक है, बाकी लोग बताओ। यस सर, कल ही पढ़ लेंगे आप। ठीक है। इसलिए मैंने आप लोग से पूछा कि 2-2 घंटे एक ब्रेक दे के काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो ठीक है।
आप लोग कल इसको देख लेंगे। बट मेरा कहना है कि मैंने आप लोग को अलग अलग सोर्सेज दिए हैं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग को कुछ कुछ फॉरवर्ड कर रहा हूँ ना, तो वीडियो खासतौर पर जो मैंने एक वीडियो का लिंक आप लोग को भेजा है तो प्लीज़ उसको देखिएगा। वो नीस अकेडमी नाम का एक चैनल है, उसमें अच्छा छोटे छोटे वीडियो रहते हैं, 4-4 5-5 मिनट के वीडियो रहते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद मेरे 2 दिन क्लास लेने की वजह से कुछ टॉपिक आपको क्लियर हो, तो आप चाहो तो वो टॉपिक को देख के थंबनेल से या टॉपिक का नाम देख के उसको स्किप कर दो, या आपको लगता है सर ने समझाया था एक बार मैं इससे भी देख लेता हूँ तो देख लो। तो मतलब आप थोड़ा सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हो उस वीडियो से। और अच्छे हैं इंग्लिश में। किसमें अंजनी? सर जो आपने भेजे ना बुक्स वगैरह, वो वीडियोस वगैरह, उसमें हाँ क्वेश्चंस भी हैं। क्वेश्चन है, बीच बीच में क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो खुद ही क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। जैसे जैसे मैं अभी बीच में एक्टिविटीज़ करवाता हूँ ना, तो वो न्यूज़ अकेडमी की अच्छी बात क्या है कि वो बीच बीच में कोई कोई क्वेश्चंस टाइप के पोज करते हैं और बोलते हैं आप वीडियो को पॉज करो और गेस करो कि इसका आंसर क्या होगा, और वो आंसर देते भी हैं फिर बाद में। तो ऐसा है, बट ऐसे क्वेश्चन तो वीडियो में थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वीडियो इंटरेक्टिव नहीं होता, तो लेकिन करके देखना आप लोग। और आप प्रोवाइड कर देंगे? नहीं, मैंने वो जो लिंक है अपना जो यूट्यूब का, सॉरी यूट्यूब बोल रहा हूँ, मैंने जो आप लोग का वो है ग्रुप है, तुम उसमें हो अंजनी? जूनिपर एकेडमी ग्रुप, उसमें मैंने एक लिंक भेजा है ना। अगर आप लोग देर से आए होगे तो फिर दिक्कत है, तो उसको मुझे री-फॉरवर्ड करना पड़ेगा उस ग्रुप में। लेकिन मैंने शुरू सर में, मैं ग्रुप में ही नहीं हूँ। तुम नहीं हो? तुम क्या तुमने इसमें अप्लाई किया है जूनिपर नेटवर्किंग में अंजलि? सर आखिरी में किया है, आज ही किया है। हाँ मतलब कर दिया है ना, तो कुछ नहीं होता, ऐड हो जाओ ना आप। देखो आप में से कोई भी, फॉर एग्जांपल अंजनी, आपको जो मैंने मेल किया है ना, उस मेल में जो वो चैट वाला URL है वो आप अंजलि को भेज दो, तो वो क्लिक करेगी तो अपने आप ग्रुप में ऐड हो जाएगी। आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं ना जो जानते हैं जेन्युइनली, मतलब किसी को भी मत ऐड करो। जो लोग ने AICT में एनरोल किया है, खासतौर पे जूनिपर नेटवर्किंग में, आप उनको वो लिंक भेज सकते हो। आई एम गिविंग दिस फ्रीडम टू यू, और उसको ऐड कर लो ग्रुप में, बिकॉज जो भी ग्रुप में हम मैसेजेस भेज रहे हैं वो उसी से रिलेटेड रहेंगे। अब मुझे ये नहीं पता 47 कितना 42 40 प्लस लोग हैं उस ग्रुप में, लेकिन क्लास अटेंड करने अब 18 से 20 लोग ही आते हैं। तो आप थोड़ा सा, अगर आपको ये क्लास ठीक लग रही है, फ्रूटफुल लग रही है, तो थोड़ा इनकरेज करो अपने फ्रेंड्स को कि वो आएँ, क्योंकि बिना इनपुट के एक पूरी AICT इंटर्नशिप को कंप्लीट करके सबमिट कर देना, या तो वो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ के करेगा, वो उसकी क्वालिटी है, लेकिन अगर नहीं करता है तो आपकी वो AICT इंटर्नशिप, उसका सर्टिफिकेट वो ऐसा हो जाएगा कि आप छुपाए घूमते रहोगे। आप समझ रहे हो? तो सर सर्टिफिकेट कंप्लीट करना पड़ेगा हम लोगों को कोई कोर्स वगैरह से, या ऐसे ही पढ़ के? नहीं, देखो आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ कंटेंट वही है, तो वो तो ये चलो बेसिक वाला है, यहाँ तो ये बेसिक्स पढ़ा रहा है। मैं अगर इसमें वापस जाता हूँ तो ये देखिए, ये जो कर रहे हैं ना, ये हम अभी कर रहे हैं क्योंकि ये बेसिक्स है। अगर आप लोग 5th सेमेस्टर के, आप लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क कभी नहीं पढ़ा है, तो मैं आप लोग को ये चीज़ें प्रॉपर्ली हर एक चीज़, हर एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। वरना जो जूनिपर के बारे में चीज़ें स्टार्ट होती हैं तो वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं, मॉड्यूल 01 से, फिर 2 3 4 5 6 7, और फिर जब इनको पूरा पढ़ लेते हैं तो फिर आता है वाउचर असेसमेंट टेस्ट। तो वाउचर असेसमेंट टेस्ट ऐसा है कि उसमें आपको 3 अटेम्प्ट में, कम से कम 3 अटेम्प्ट में, मतलब मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट में 70% या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। आप अगर ले आते हैं तो ये जो सर्टिफिकेट जनरेट होगा यहाँ से, है ना, मैं इसको क्लिक करता हूँ ना तो एक PDF हो जाता है, तो वो सर्टिफिकेट जो होगा उसको आप अपलोड करेंगे AICT के पोर्टल पर, ठीक है? तो आपको सिर्फ ये फाइनल सर्टिफिकेट जो कि वाउचर असेसमेंट टेस्ट का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, और उससे क्या होगा, उससे एक वाउचर कोड भी मिलेगा। तो आप में से कुछ लोग अगर बाद में फाइनली कुछ पैसा खर्च करके या फ्री में भी अगर पॉसिबल होता है, तो अगर आप ये इसका ग्लोबल एग्ज़ाम देना चाहते हो, जूनिपर का, JNCI जूनोस का, तो फिर आप इस कोड के थ्रू दे सकते हो। जैसे ये मेरे को कोड मिला है, आपको भी कोई ना कोई ऐसा कोड जनरेट होगा वाउचर। उसका प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं सिंपली उन्हीं लोग को बताऊंगा जो सही में प्रॉपर्ली इंटरेस्टेड हो, क्योंकि इस वाउचर कोड को वेस्ट कर दो अगर, और मार्क्स ख़राब ले आओ और फेल हो जाओ तो जूनिपर वाले बहुत चिल्लाते हैं। बिकॉज 20,000 के कोर्स को अगर वो आपको 4,000 में दे रहे हैं या फ्री में दे रहे हैं, तो फिर वो उस बात के लिए बहुत चिढ़ते हैं कि यू हैव वेस्टेड देयर कूपन। यूज़ ना करो वो चलेगा, जनरेट हो गया, यूज़ ना करो दैट्स ओके, बट यूज़ कर लिया और वो वेस्ट हो गया तो उसको लेके वो लोग काफ़ी लोड ले लेते हैं। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था। ओके, तो मैं